हेलो दोस्तों, इंग्लिश के मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज करने वाले हैं। हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उनमें आपको छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप सीरीज से पढ़ रहे हैं तो छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, और बाद वाले जो यूनिट्स हैं उनमें से बड़े प्रश्न बनेंगे। LSRW स्किल्स और NCF CCE वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। साथ में ही आपको एप्लीकेशन लिखने के बारे में, लेटर वगैरह के बारे में, और साथ में ही एक स्टोरी टेलिंग वगैरह, वो सारी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि बेसिक टॉपिक्स हैं, जिनको हम एक बार में ही इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और आसानी से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और अगर मैं कहीं पर स्लो बोलता हुआ नजर आता हूँ तो स्पीड बढ़ा लेनी है। 1.5x पे या फिर 2x पे करके आप देखेंगे तो ईजिली आपका 1 घंटे से भी कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाने वाला है, और अच्छी प्रकार से टॉपिक्स भी आपको समझ में आएंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रही है, एडिटिंग में मिस्टेक्स रही है, और क्लास को प्रॉपर एक ठीक सिस्टम में, इतनी बड़ी क्लास है तो उसको सिस्टम में लाने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ी सी अगर कुछ गलतियां कहीं पर नज़र आती है, आपको क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि समय अपने पास कम है। तो ऐसे में प्रॉपर ठीक एडिटिंग, प्रॉपर ठीक क्लास को रिकॉर्ड करना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना माइनर मिस्टेक्स को। बाकी आप क्लास को इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा। लाइक जरूर करें अगर आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिलती है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आपका इंग्लिश 2 पार्टों में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पार्ट ए पढ़ना है या सिर्फ आप पार्ट बी ही पढ़ेंगे। आपको दोनों पार्ट्स पढ़ने हैं, दोनों पार्ट से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में 5 यूनिट हैं। इस तरह से टोटल आपको इंग्लिश में 9 यूनिट पढ़ने हैं। और 9 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को मेंशन करते हुए मैंने अलग अलग वीडियो में बात करी है। तो आप प्लेलिस्ट से अगर मान लो किसी और यूनिट की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लीट रिवीजन को लेकर के। पूरा इंग्लिश पेपर हम एक ही वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं सभी को मेंशन करते हुए हमने कंप्लीट जो रिवाइज है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। आपका जो यूनिट है उसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनना और बोलना। ये जो यूनिट है दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको LSRW स्किल्स को समझना होगा। ये जो स्किल्स हैं ये एक भाषा सीखने का क्रम है। पहले हम लिसन करना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, देन उसके बाद में हम बोलना सीखते हैं, स्पीक करना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, और फिर राइट करना, फिर लिखना सीखते हैं। तो ये क्रम रहता है, ये आपको याद रखना है। भाषा के कौशल, आपको हिंदी में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ठीक तरीके से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिसनिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, यानी कि सुनना समझने के साथ में। सुनना समझने के साथ में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इज़ एन आर्बिट्रेटरी सिस्टम। लैंग्वेज जो है एक मनमाना सिस्टम है साउंड का, ध्वनि का, विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों के द्वारा यूज में लिया जाता है फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने विचारों का, अपनी सोच का आदान प्रदान हम मनुष्य आपस में करने के लिए जो ध्वनियों को उच्चारण करते हैं, वो मनमाना जो रूप है वो लैंग्वेज है। हम उसे लैंग्वेज का रूप दे दिए हैं। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल एंड राइटन एस्पेक्ट। लैंग्वेज के दो पहलू हैं, पहला है ओरल यानी कि मौखिक, और दूसरा है रिटन यानी कि लिखित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द ओरल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोनाउंस द लैंग्वेज करेक्टली। जो ओरल, जो मौखिक पहलू है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से समझ पाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर CUT कट होता है, PUT पुट होता है। अगर आपने ये उच्चारण नहीं सुना हुआ होता तो आप या तो दोनों को कट पट बोलते, या फिर कुट पुट इस तरह से बोलते। अगर आप ठीक तरीके से उच्चारण सुन पाते हैं तभी आप उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। रिटन एस्पेक्ट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जो लिखा हुआ एस्पेक्ट है, लिखा हुआ जो पहलू है, उसे स्क्रिप्ट बुलाते हैं या लिरिक्स बुलाते हैं। जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट, या फिर किसी शो की स्क्रिप्ट, या फिर नोट्स आप जिन्हें कह सकते हैं। आगे दोस्तों, इन द वर्ड्स ऑफ CC फ्राइस ने इस बारे में कहा है। CC फ्राइस को भी आपको ध्यान रखना है, इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आपके आ सकता है 1-2 नंबर का। तो CC फ्राइस ने अपने शब्दों में लैंग्वेज को कहा है कि लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज जो है एक ध्वनियों की विज्ञान है। द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग यानी कि सुनने और बोलने की स्किल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, आपस में बंधे हुए हैं, बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर, क्योंकि ये साथ साथ काम आते हैं। वन कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड एज वन हैज़ नॉट लिसन एंड हियर्ड द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। एक अगर बोल नहीं सकता तो दूसरा सुन नहीं सकता, तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन रहता है। द स्पीच इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्पीच। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनने का महत्व क्या है।
सुनना क्यों ज़रूरी है। तो पहला इसका पॉइंट है द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में समझा कि आप कट और पुट में ठीक तरीके से अंतर कर पाओगे कि किस तरह से उच्चारण करना है। ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। आप सेंटेंसेस का वर्ड और उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर आप ठीक तरीके से समझ पाओगे। ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, राइम एंड पोज पैटर्न की लयबद्धता सीख पाओगे आप। उसमें पोज कब उसमें दबाव देना है सेंटेंस में, कब उसको ठीक तरीके से ले के साथ बोलना है, कब कौन सी कब कविता को किस तरह से बोलना है, तो वो आप अंडरस्टैंड वो सब सीख पाओगे। और देखिए राइम्स का भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, तो इसके भी आपको एक दो राइम छोटे क्लास की याद कर लेनी है, जैसे जोनी जोनी यस पापा वाली, इस तरह से एक दो आपको पूछ सकता है। आगे देखिए चौथा पॉइंट है ही कैन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग। मदर टंग से यानी कि मातृभाषा से इंग्लिश के साउंड्स का अंतर ये कर पाएगा उच्चारण से। आगे बात करते हैं लिसनिंग एंड इट्स मीनिंग। सुनना क्या है और इसका मतलब क्या है, ये भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाना है। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड। सुनना जो है साउंड्स को यानी कि ध्वनियों को रिसीव करना है। इन द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिकोडिंग साउंड्स, साउंड्स को डिकोड करते हुए। द लिसनिंग इज द स्किल। लिसनिंग यानी कि सुनना जो है एक कौशल है। ईयर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव द फ्रिक्वेंसीज। जो हमारे कान हैं वो फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ टू द ब्रेन। ब्रेन के लिए वो एक वेव लेंथ तैयार करते हैं और ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। द ब्रेन डिकोड्स द मैसेज। ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करता है। द ईयर्स मस्ट बी इनेबल्ड टू रिसीव द मैसेज। दे आर रेडी फॉर रिसीविंग मैसेजेस। हमारे जो कान है वो हमेशा तैयार रहते हैं साउंड्स को सुनने के लिए। इस तरह से आपको हिंदी में अर्थ करने की कोशिश करनी है। और दोस्तों आपको ज़्यादा कोशिश करनी है इसे इंग्लिश में ही समझने की, क्योंकि इतनी सारी इंग्लिश है आप कितना हिंदी में याद कर पाओगे। और ये देखिए आपके लिए मज़ेदार बात यहाँ पर ये है, ये सेम जो टॉपिक है आपका हिंदी में भी है, तो आपको पहले हिंदी वाला पढ़ना है, फिर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ मीनिंग्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल से सर्च करके उनका हिंदी अर्थ याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सुनने के प्रकार क्या क्या है। पहला है कैजुअल लिसनिंग यानी कि अचानक से सुन लिया, और दूसरा है फोकस्ड लिसनिंग यानी कि पूरे ध्यान केंद्रित करके सुन रहे हैं। तो कैजुअल लिसनिंग की बात करते हैं। व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग, जब हमने सुना किसी को या कुछ, विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। यह कैजुअल लिसनिंग कहलाता है। सेकंड है फोकस्ड लिसनिंग यानी कि ध्यान केंद्रित करके सुनना। तो इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग, यह एक गहन सुनना है। ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम आपस में बातचीत करते हैं या फिर क्लास में टीचर की सुनते हैं। तो वाइल ट्रांसमिट फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। वी पे मच अटेंशन, हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड और कंसंट्रेशन ऑन वाट द स्पीकर इज सेइंग, कि स्पीकर क्या कह रहा है, बोलने वाला वक्ता क्या कह रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके सुनते हैं। द लिसनिंग बिकम्स मोर फोकस्ड, इससे जो सुनना है वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा गहन होता है। वी हैव टू कैच वर्ड्स इन इट्स पर्टिकुलर मीनिंग, जब हम जो वक्ता कह रहा है उसके वर्ड्स का पर्टिकुलर उद्देश्य हम उसका समझ पाते हैं, तो फिर वो फोकस्ड लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की सब स्किल्स क्या क्या हैं। तो पहला है डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड्स इन आइसोलेटेड वर्ड फॉर्म्स इन कनेक्टेड स्पीच एंड स्ट्रेस पैटर्न। हम शब्दों का स्ट्रेस पैटर्न समझ पाएंगे, आपस में कनेक्टेड करना सीख पाएंगे, संभाषण आदि को। सेकंड है रिकॉग्नाइजिंग यूज ऑफ स्ट्रेस यानी कि दबाव वगैरह सीख पाएंगे, कहाँ पर शब्द का दबाव देकर के बोलना है, कहाँ पर आसानी से बोल देना है। इट्स वेरिएशन इन कनेक्टेड स्पीच, कनेक्टेड स्पीच जो संभाषण आदि में है ना। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन पैटर्न, जो कि इंटोनेशन पैटर्न यानी कि उतार चढ़ाव आदि का हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न आदि को। अगला है इंटरप्रेटिंग एटीट्यूडनल मीनिंग थ्रॉट वेरिएशन इन पिच, हाई, रेंज एंड पॉज। कब पॉज करना है, रेंज को हाई कब करना है, छोटी कब करना है, तो ये सब पिच वगैरह हम सेट कर पाएंगे जब हमें सब स्किल्स वगैरह ये सारे पॉइंट्स ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। हर यूनिट में आपको देखते हुए चलना है। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आपके पॉइंट अगर आपको मिल जाता है जहाँ पर उसके फुल फॉर्म करने की आवश्यकता है, तो आपको उसे मेजर कर लेना है और उसको मार्क करके याद कर लेना है। पहला देखिए यहाँ पर
डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा है SIERT, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और तीसरा है CCE, तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। और चौथा है NCF, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट इस यूनिट से लिए हैं। बाकी यूनिट्स के भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगर मुझे कोई मिलेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा, और अगर आपको भी मिलते हैं तो आप उन्हें याद करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़ ऑफ मास मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न। इसका भी प्रश्न दोस्तों कई बार आपके परीक्षा में आया है। मास मीडिया का यानी कि मल्टीमीडिया का आपको यूज़ पूछ सकता है, रेडियो और टेलीविज़न का, या फिर और भी कोई उदाहरण देकर के आपको पूछा जा सकता है। तो पहला हम बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो लेसन्स आर ब्रॉडकास्ट इन स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स बाई वेरियस स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया। रेडियोलेशन इन इंग्लिश हेल्प्स इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। जो रेडियो होता है उसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वगैरह जो म्यूज़िक वगैरह या और भी जो काम की बातें हैं वो सब हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उसमें। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर लिसनिंग के आपको प्रोडक्ट्स पूछता है तो लिसनिंग में आपको रेडियो डालना है, और अगर आपको दोनों जो सीइंग वगैरह जो होता है दृश्य श्रव्य वाला, तो वो आपके टेलीविज़न में आता है। एंड इनेबल्ड देम टू एक्सप्रेस कनेक्ट एंड एक्सेप्टेबल इंग्लिश, जो इंग्लिश होती है उसको एक्सेप्टेबल और करेक्ट आप सुन पाएंगे उसमें रेडियो में। स्टूडेंट्स में गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स टेक फुल इंटरेस्ट इन रेडियो लेसन। स्टूडेंट जो है रेडियो लेसन में अपना फुल इंटरेस्ट ले पाएंगे, क्योंकि उसमें करेक्टली सारे वर्ड्स जो हैं उच्चारित करे हुए रिकॉर्डेड उसमें रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं टेलीविज़न के बारे में। तो टेलीविज़न में देखिए, इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो भी है और विजुअल भी है। इट अपील्स टू ओवर ईयर्स एंड आइस, जो कि आँखों और कानों से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। चिल्ड्रन टेक फुल इंटरेस्ट वाइल टीचिंग टीवी प्रोग्राम्स। टीवी में बच्चे जो हैं वो फुल इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टेलीविज़न कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। टीचिंग लैंग्वेजेस को सुनने, बोलने, समझने के लिए टेलीविज़न का काफ़ी रोल रहता है। बच्चों को आपने कई बार देखा होगा कि टीवी में बातें सुन सुन करके वो याद कर लेते हैं, कोई बात उनको दिमाग में पकड़ लेते हैं, तो फिर उसी को बात को वो दोहराते रहते हैं। तो इस तरह से सीखने में काफ़ी मदद करता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। By watching television programs, children can learn things in a better way। तो टीवी देखने से बच्चे प्रोग्राम्स की वगैरह को देखने के बाद में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो है बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और एक बेटर वे में सीख पाते हैं। वेरियस लैंग्वेज आइटम्स कैन बी टॉक थ्रॉट इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम्स, प्ले ड्रामाज एंड अदर एक्टिविटीज़ में बी टेलीकास्ट। वीडियो कैसेट्स कैन आल्सो बी मेड यूज़ ऑफ इन टीचिंग लैंग्वेजेस। तो बच्चे इससे आसानी से कैसेट वगैरह से, वीडियो वगैरह से आल्सो भी बच्चे जो हैं आसानी से टीचिंग लैंग्वेजेस को सीख पाते हैं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। देखिए इंग्लिश प्रोग्राम्स बीच बीच में इंग्लिश का भी यूज होता रहता है प्रोग्राम वगैरह में, तो बच्चे उनको आसानी से सीख पाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट आपका लिसनिंग और स्पीकिंग कंप्लीट होता है, और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो उनको हमने कवर अप कर लिया है। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो सेकंड यूनिट है आपका, समझ करके पढ़ना क्या होता है, उस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि पढ़कर समझने का अर्थ क्या है। तो रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, यानी कि रीडिंग जो है एक जटिल घटना है। दैट एम्ब्रेसेस, जो कि एम्ब्रेसेस करती है, आलिंगन करती है, ए वाइड वेराइटी ऑफ मेंटल प्रोसेस। एक मेंटल प्रोसेस की वाइड वेराइटी की मतलब व्यापक सत्यता को, प्रोसेस को एम्ब्रेसेस करती है, आलिंगन करती है। स्किल्स और स्ट्रेटजीज को भी आलिंगन करती है, कौशल और रणनीतियों को भी। द वर्ड रीडिंग इम्प्लाइज का मतलब होता है तात्पर्य। रीडिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, यानी कि पढ़ना समझने के साथ में। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है, और फिर भी किसी वर्ड की मीनिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसका गूगल से हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि उद्देश्य क्या है टीचिंग रीडिंग के। पहला है टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, तो साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर। और दूसरा है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को ठीक तरीके से समझने के लिए प्रॉपरली। और आगे देखिए यहाँ पर इनहेंस देयर वोकेबुलरी, तो वोकेबुलरी को ठीक तरीके से समझने के लिए। टू रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि ठीक तरीके से, शुद्धता के साथ में। अगला है टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटेनेशन, यानी कि तनाव और
इरादे के साथ में बिल्कुल ठीक तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण के साथ में पढ़ना हमें सिखाता है, ये उद्देश्य इसका है। अगला है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर। फॉर प्लेजर का मतलब होता है आनंद के साथ में, तो डेवलप करना हैबिट रीडिंग फॉर प्लेजर यानी कि आनंद के साथ में रीडिंग को, पढ़ने को डेवलप करना इसकी हैबिट को बताता है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन। क्या होता है ये भी दोस्तों परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको देखना है इंटेंसिव रीडिंग मीन्स, इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन अध्ययन का मतलब होता है मिनट एंड डिटेल्ड यानी कि ठीक तरीके से डिटेल्ड यानी कि पूरी जानकारी के साथ में स्टडी ऑफ द प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है नियत, प्रोस टेक्स्ट यानी कि गद्य पाठ का ठीक तरीके से डिटेल्ड अध्ययन करना इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इट कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन एंड द ग्रेस्पिंग ऑफ द सेंस। ग्रेस्पिंग का मतलब होता है पकड़ने में, तो पकड़ने में यह सहायता होती है इंफॉर्मेशन लैंग्वेज की, और ग्रेस्पिंग यहाँ पर रहता है। इसमें आगे है दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को यानी कि गहन अध्ययन को डिटेल्ड रीडिंग भी बुलाते हैं, यानी कि विस्तार से पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन, क्या इंटेंसिव रीडिंग जो गहन अध्ययन है वो किस किस पर कंसंट्रेट करता है, तो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ग्रामर, वर्ड और ऑर्डर में आपको पढ़ना सिखाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड है ग्रेस्पिंग ऑफ द सेंस, यानी कि ग्रेस्पिंग का मतलब होता है सेंस को पकड़ने में, उसका अर्थ पकड़ने में आपकी सहायता करता है। और तीसरा है गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी के साथ में ऐड करने हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग गहन अध्ययन का प्रोसीड्यूर यानी कि प्रक्रिया क्या है, तो पहला है इसमें इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय। परिचय में आपको यहाँ पर ऐड करना है द टीचर एक्सप्लेन्स द सोशल, कल्चरल और साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है, डिटेल में समझाता है सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक बैकग्राउंड यानी कि इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो लेसन का इतिहास हमें समझाता है। फर्स्ट यहाँ पर बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ही आस्क्स सम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो है वो टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं और फिर उसके आधार पर पाठ को शुरू किया जाता है। He asks some revision questions and the number of questions should not be less than 3 and more than 4। तो 2-4 प्रश्न जो है टीचर के द्वारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपके द्वारा पूछे जाते हैं और थोड़ी सी डिटेल में बैकग्राउंड में इतिहास के बारे में बताते हुए उस लेसन को स्टार्ट करवाया जाता है। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट आपको ऐड करना है। सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको ऐड करना है फर्स्ट पॉइंट मॉडल रीडिंग। तो द टीचर रीड्स द पैसेज, तो टीचर पैसेज को पढ़ते हैं विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक सटीक उच्चारण के साथ में, स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन, राइम एंड पॉज यानी कि लयबद्धता देखते हुए इंट्रोडक्शन उसका ठीक तरीके से आपको बताते हुए टीचर पैसेज को पढ़ता है। ड्यूरिंग फर्स्ट मॉडल रीडिंग द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लोज्ड। फर्स्ट में बुक्स जो होती है स्टूडेंट्स की वो बंद रहती है, वो टीचर ही सब कुछ बताता है। ड्यूरिंग सेकेंड मॉडल रीडिंग द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ओपनड। तो स्टूडेंट्स फिर सेकेंड राउंड में यहाँ पर स्टूडेंट्स बुक को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। और सेकंड देखिए यहाँ पर लाउड रीडिंग, पहला मॉडल रीडिंग वहाँ पर हो गया, अब सेकंड है यहाँ पर लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में देखिए द टीचर आस्क्स pupils टू रीड द सेम पैसेज, ए ब्राइट pupils फर्स्ट एंड देन ए फ्यू अदर्स। तो सबसे पहले टीचर खुद उदाहरण से सटीक अर्थ बताते हुए पूरा डिटेल में लयबद्धता उसको किस तरह से पढ़ना है सारा कुछ बताते हुए स्टूडेंट्स को समझा देती है। और देन उसके बाद में बच्चों से कहती है कि तुम खुद सेम रिपीट यहाँ पर करो। तो सबसे पहले वो ब्राइट यानी कि होशियार बच्चों से करवाती है और फिर बाद में जो कम होशियार है उसके बाद में उनसे करवाती है। तो इस तरह से पाठ का जो रिवीजन है वो बच्चे करते हैं। थर्ड है एक्सप्लेनेशन। तो न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेज और पैटर्न्स, ग्रामेटिकल पॉइंट्स आर एक्सप्लेनेड, जो कि टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं सारे कुछ वर्ड्स। चौथा पॉइंट है रिकेपिटुलेशंस। तो इसमें आपको दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ऐड करना है द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स आंसर देम। तो टीचर जो है स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछती है जो पार्ट अभी पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स जो है उसका आंसर देते हैं। सेकंड है द टीचर राइट्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड।
एंड द प्यूपिल्स फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ब्लैंक्स फिल करवाना भी टीचर सिखाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है द टीचर ट्रांसलेट डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस इनटू देयर मदर टंग, तो मातृभाषा में सेंटेंसेस को यहाँ पर अर्थ बताते हुए टीचर समझाते हैं। अगला है द स्टूडेंट्स गिव द समरी ऑफ द पैसेज, तो स्टूडेंट्स जो है वो समरी देते हैं पैसेज की, तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझना है। अगला है दे गिव सिनोनिम एंड एंटोनिम्स देते हैं ऑफ द वर्ड्स एंड पैसेज रीड, तो पैसेज रीड वगैरह भी जो टीचर है वो बच्चों को सिखाता है और सिनोनिम और एंटोनिम भी सिखाता है, तो इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का हिंदी अर्थ होता है व्यापक, पूरे विस्तृत रूप से पढ़ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड रैपिड रीडिंग एंड इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग विच इज डन क्विकली विथ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, जो कि आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे क्विकली सारे सब्जेक्ट मैटर को, साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत ये आता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्रोसीड्यूर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, तो एक्सटेंसिव रीडिंग की प्रक्रिया क्या है। तो पहला है इसमें इंट्रोडक्टरी टॉक, स्टेप 1 है इसका। इंट्रोडक्टरी टॉक का मतलब होता है परिचयात्मक बातें। तो डील विथ स्पेशल डिफ़िकल्टीज इन लैंग्वेज, तो सबसे पहले आपको डील करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा डिफ़िकल्टीज़ को, उसकी कठिनाइयों को ऑफ लैंग्वेज में जो कठिनाइयाँ आपको आ रही है उनको सबसे पहले डील करना होगा, उनको दूर करना होगा। सेकंड है गिव सम हिट्स द पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, तो सम पॉइंट्स जो है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उनको समझना होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट है सेकंड यहाँ पर साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, तो स्टेप सेकंड है ये। व्हेन द स्टूडेंट्स रीड द टीचर ऑब्जर्व्स देम एंड चेक देम इफ दे मूव देयर लिप्स, यानी कि वो लिप्स को हिला हिला कर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर हमेशा चेक करते रहते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चंस बाय द टीचर, स्टेप 3 है ये। तो व्हेन द प्यूपिल्स फिनिश्ड रीडिंग द टीचर आस्क्स देम ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन साइलेंट और इम्पोर्टेंट टू नो दे हैव अंडरस्टैंड द मैटर, यानी कि जो अभी उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है उनको कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछती है, तो वो इसमें आता है स्टेप 3 में। आगे चौथा स्टेप है रिकेपिटेशन। रिकेपिटेशन में देखिए आप इसका रिपीट से आंसर यहाँ पर ले सकते हो कि पूरा कंप्लीट सारा कुछ पार्ट हो जाने के बाद में टीचर जो है वो रिपीट करती है सारा कुछ। व्हेन द प्यूपिल्स फिनिश रीडिंग, जब प्यूपिल जो है वो रीडिंग को फिनिश कर लेते हैं, पढ़ाई को ख़त्म कर देते हैं, द टीचर टेस्ट देयर कॉम्प्रहेंशन, यानी कि उनके समझने का टीचर टेस्ट लेते हैं कि उन्होंने कितना पार्ट को समझ लिया है। इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है और जहाँ जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको गूगल से उसका हिंदी अर्थ देख लेना है और अपना मैटर क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है अवलोकन करना। तो स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक टू लोकेट क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कि महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण जानकारी को क्विकली यानी कि जल्दी से लोकेट करने के लिए स्कैन करना ज़रूरी होता है। बाई सेलेक्टिवली डिगिंग कट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स में से जो मेन जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको जब हम मार्क कर लेते हैं तो वो स्कैनिंग के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों साइलेंट रीडिंग, यानी कि मन में पढ़ना क्या होता है। साइलेंट रीडिंग मीन्स समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिबल टू अदर्स, यानी कि किसी और को सुनने में ना आए, इस तरह से मन में पढ़ना। द लर्नर्स रीड एवरीथिंग क्विकली विदाउट मूविंग हीज लिप्स, यानी कि बिना अपने होठों को हिलाए हुए मन में अपना जो लर्नर है वो अपना एवरीथिंग सब कुछ अपना पढ़ लेता है, तो ये साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत आता है। इन द रीडिंग यानी कि साइलेंट पढ़ाई में माइंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर, हमारा जो माइंड है वो पूरा तरह से कॉन्सेंट्रेट रहता है सब्जेक्ट के मैटर पर। इट डेवलप्स लव फॉर रीडिंग एंड गिव प्लेजेंट फीलिंग्स, हमारी अच्छी फीलिंग्स उसमें आती है और जो पढ़ना होता है उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ता है, पढ़ना हमें अच्छा लगने लगता है जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो आपको भी साइलेंट रीडिंग के ऊपर जोर देना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैरेटिव पैसेज, यानी कि कथात्मक जो पैसेज होते हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। तो ए नैरेटिव पैसेज इज रिलेटेड, एक नैरेटिव पैसेज जो एक कथात्मक पैसेज होता है वो रिलेटेड होता है टू द नरेशन, यानी कि वर्णन ऑफ ए इवेंट, इवेंट का वर्णन होता है। इज कॉल्ड ए नैरेटिव पैसेज, जो कि बुलाया जाता है कथात्मक वर्णन के रूप में।
नरेशन इज द टेलिंग ऑफ ए स्टोरी, जो वर्णन होता है वो एक स्टोरी बताता है। बेसिक पर्पज, उसका जो सही उद्देश्य होता है ऑफ ए नरेटिव इज टू एंटरटेन एंड होल्ड द रीडर्स, यानी कि इंटरटेन और होल्ड यानी कि पकड़ रखता है रीडर्स को, उनके पढ़ने वाले को। इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंटेटिव पैसेज, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों विवादपूर्ण पैसेज। तो ए पैसेज रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो विवादों से घिरा हुआ रहता है, इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव पैसेज, यानी कि विवादित पैसेज। एन आर्गुमेंटेटिव पैसेज इज बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन के आधार पर यह बेस्ट रहता है। इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है और ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, 1-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोजिटोरी पैसेज, यानी कि आपके व्याख्यात्मक पैसेज के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो ए पैसेज एक्सपोजिंग द स्टोरी इज कॉल्ड एक्सपोजिंग पैसेज, जो कि स्टोरी को एक्सपोज करता है, स्टोरी के बारे में जानकारी देता है, उसके रहस्य खोलता है, तो वो एक्सपोजिटरी पैसेज कहलाता है। इट में इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ नरेशन, यानी कि जो वर्णन रहता है एलिमेंट्स का, डिस्क्रिप्शन एंड आर्गुमेंटेशन, जो कि एक डिस्क्रिप्शन यानी कि पूरा वर्णन होता है, और आर्गुमेंटेशन यानी कि विवादित रहता है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इशू, सब्जेक्ट, मेथड और आइडिया के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना उसका उद्देश्य होता है। अगला और आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस यूनिट का स्कीमिंग। स्कीमिंग का अर्थ दोस्तों हम यहाँ पर फास्टेस्ट स्टडी से ले सकते हैं कि कम समय में रिवीजन किस प्रकार से किया जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्कीमिंग इज ए रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड के रूप में। इट इज यूज्ड ऑफ ऑब्टेनिंग मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल, यानी कि कंप्लीट मटेरियल में से कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको जल्दी से फास्टेस्ट स्पीड में याद कर लेना, ये स्कीमिंग के अंतर्गत आता है। सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने 3 स्किल्स के बारे में, 3 लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात कर ली है। लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के बारे में हमने बात कर ली है। और इसके बाद में चौथी जो स्किल है वो है राइटिंग। राइटिंग एबिलिटी, जो आपकी लिखने की योग्यताएं हैं, लिखने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के बारे में, और उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट में हमें डिस्कस करने हैं इन्हेंस करने के लिए राइटिंग एबिलिटीज़ को। तो वो आपका थर्ड यूनिट है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राइटिंग होती क्या है। तो राइटिंग इज कॉल्ड ए क्रिएटिव आर्ट। राइटिंग को बुलाया जाता है एक क्रिएटिव आर्ट यानी कि रचनात्मक कला के रूप में। वेयर द राइटर पेंट्स, जहाँ पर राइटर जो होता है पेंट करता है, रचता है। इज ओवन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, उसकी पूरी दुनिया, शब्दों की पूरी दुनिया को जहाँ पर राइटर रचता है उसे हम राइटिंग बुलाते हैं। द राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकेडमिक लाइफ। राइटिंग स्किल जो होती है वो हमारी शैक्षिक जो लाइफ होती है, आपका जो अकेडमिक सेशन रहता है उसमें राइटिंग स्किल्स जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट रहती है जब आप पढ़ाई करते हो। द लर्नर्स हैव टू राइट एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स ETC, इस तरह से। तो लर्नर्स जो होते हैं जो राइट करते हैं एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं, ड्रीम्स, प्रॉब्लम्स, अपने सपने, अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये मेजर पॉइंट याद करना है, क्योंकि दोस्तों राइटिंग क्या होता है डिफाइन कीजिए, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके बारे में आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल लेटर क्या होता है। पर्सनल लेटर के बारे में दोस्तों 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपको पर्सनल लेटर होता क्या है ऐसा पूछ सकता है, या फिर आपको कोई सिचुएशन दे देगा और उस पर आपको पर्सनल लेटर लिखवाएगा। आपने दोस्तों छोटी कक्षाओं में काफ़ी लेटर, एप्लीकेशन वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको दोस्तों उसी ज्ञान को आधार बनाते हुए उसी के आधार पर आपको इस बार भी करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं यहाँ पर लेटर क्या होता है। पहले पर्सनल लेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पर्सनल लेटर क्या होता है पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो पर्सनल लेटर मीन ए लेटर राइट टू, पर्सनल लेटर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं पहले। तो पर्सनल लेटर मीन ए लेटर रिटन टू ए फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। जो लेटर जो होता है पर्सनल, वो फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। सच लेटर लाइक एप्लीकेशन की तरह होता है। आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। दीज पार्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो, जो कि नीचे एक्सप्लेन करे हुए हैं। आइए बात करते हैं। पहला इसका पार्ट है सेंडर्स एड्रेस। सबसे ऊपर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब देखिए सारे जो मेजर पॉइंट है उसके आधार पर मैं सिर्फ पॉइंट बता सकता हूं, बट आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानना है, क्योंकि आपके यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न ये आ सकता है। यहाँ पर आपको लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको एक सिचुएशन देकर के लेटर लिखवा सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको समझना है। तो सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, तो दिस इज रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर
ऑन द पेज टॉप राइट हैंड पे लिखा हुआ होता है कॉर्नर पे, एट द एंड ऑफ द एड्रेस, एड्रेस के एंड में आफ्टर कम्स डेट, डेट आती है फिर ऑफ द डे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, व्हेन द लेटर इज रिटन जिस दिन लेटर लिखा गया है उस दिन की डेट आपको उसके बाद में डालनी होती है। सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होता है, फिर उसके बाद में आपको डेट डालनी होती है जब आप लेटर लिख रहे होता है। इस तरह से आपको डिटेल में वहाँ पर आंसर अगर आपकी ये निबंधात्मक प्रश्न पूछता है तब आपको डालना है। अगला है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखिए इसका हिंदी अर्थ आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके तुरंत नीचे आप लिखते हैं डियर राकेश, या डियर आप लिख देंगे मम्मी, या डियर फादर, या डियर सिस्टर। इस तरह से जो लिखते हैं उसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूट करना, आदर करना। आप इस तरह से इसका हिंदी अर्थ ले सकते हो। व्हेन ए लेटर इज रिटन टू ए फ्रेंड ही इज एड्रेस्ड एज डियर राहुल, डियर सुरेश, इस तरह से। और बट इज द पर्सनल, बट इज द पर्सनल लेटर इज रिटन टू ए रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव को जब आप पर्सनल लेटर लिखते हो तो सच एज मदर, सिस्टर और ब्रदर, फादर, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, इस तरह से आपको लिखना उसमें होता है। ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थर्ड बात करते हैं द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी लेटर की क्या कैसे आपको लिखनी है, तो ए पर्सनल मच बी सिंपल एज वेल ए प्लेजेंट टू रीड, जो कि सिंपल हो, पढ़ने में आसानी से पढ़ सकें। द टोन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी इंटीमेट एंड पर्सनल, जो पर्सनल होनी चाहिए और इंटीमेट आसान होनी चाहिए, जो कि आप आसानी से उसका जो हिंदी अर्थ है वो कर सको और आसानी से उसकी जो भावनाएं हैं उनको ठीक तरीके से समझ सको। तो इस तरह से आपको थर्ड इसमें पार्ट में लिखना है। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट है द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में देखिए जब आप लास्ट में जब बात आ जाती है तो एप्लीकेशन के लास्ट में हम यहाँ पर योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली इस तरह से लिखते हैं, तो आपको लेटर में भी इस तरह से लिखना होता है। तो उसी के लिए रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि ए वेरी कॉमन स्टाइल टू एंड ए लेटर टू ए फ्रेंड इज योर सिंसियरली, योर ट्रूली, तो फ्रेंड को हम इस तरह से लिख देंगे। विच इज आल्सो यूज्ड फॉर ए नियर रिलेटिव ऑन सन डॉटर कैन आल्सो राइट योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस तरह से आपको लिखना होता है रिलेटिव्स के लिए। आगे बात करते हैं। इतना सब कर देने के बाद में आपको लास्ट में पांचों पॉइंट आपके सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो देयर इज नो नीड टू फुल सिग्नेचर। इसमें देखिए पर्सनल लेटर में आपके सिग्नेचर की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप जो पर्सनल लेटर है वो उसे भेज रहे हो जिसे आप खुद भी जानते हो और वो अगला भी आपको जानता है, तो वहाँ पर फुल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपली अपना नाम इस तरह से लिख सकते हो। तो ये दोस्तों आपके लेटर का फॉर्मेट हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको 2-4 लेटर की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अगर आपको ठीक तरीके से नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जब आपके इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको कोई भी सिचुएशन मिले आपको सेम फॉर्मेट में अपना लेटर लिख देना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज। तो मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है हेरफेर करना, द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा की लिपि में हेरफेर करने से क्या अर्थ है, क्या आप समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, तो आपकी राइटिंग जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना सीखना होता है। पहले देखिए आपकी आज जो हैंड राइटिंग है, अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं तो आज जो हैंड राइटिंग है उससे कल तक बेहतर और हो जाएगी। तो इस तरह से डेवलपिंग उसमें जो विकसित उसको करना, इस तरह से आपको लेना है। सेकंड है मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट में जो लिखित जो भाषा है, लिपि है, उसमें मैनिपुलेटिंग यानी कि हेर फेर करना। तो फॉर्मिंग द शेप ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स की जो शेप है वो बदलती रहती है। यूजिंग द स्पेलिंग सिस्टम, स्पेलिंग का सिस्टम भी बदलता रहता है। और पंक्चुएशन यानी कि जो विराम चिन्ह है वो भी आपको लगाना होता है। इस तरह से आप जो लैंग्वेज होती है उसको डेवलप कर सकते हो। अगला है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग की मैकेनिक्स क्या है, तो इसमें आपको लिखना है राइट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। राइटिंग जो लिखना होता है वो एक आसान काम नहीं है। द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ लेटर्स। लर्नर को लेटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब मैं कुछ बोल कुछ और रहा हूँ, आप लिख कुछ और रहे हैं, तब फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ यानी कि राइटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना। द राइटिंग इज प्लेस्ड इज द लास्ट इन ऑल LSRW के क्रम में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स। तो अदर लोगों के साथ भी कंपेयर करके उसको देखना होता है और सबसे अच्छा करना होता है। पांचवा है पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का उद्देश्य अगर आपको पता होता है तब आप उसमें पूरा ध्यान लगा करके कर पाओगे। तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द राइटिंग इज प्रोडक्टिव स्किल। राइटिंग जो है वो उत्पादित जो स्किल जो कौशल हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग एक्सरसाइजेस इन द लेटर स्टेज। तो बड़े स्केल पर आप राइटिंग एक्सरसाइज से क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, राइटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टेबल। तो संरचनात्मक जो टेबल होती है उसके द्वारा सेंटेंसेज लिखना, और राइटिंग वर्ड्स, शब्दों को लिखना। राइटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम पिक्चर्स, फोटो से आपको सेंटेंस लिखना, और शोइंग एक्शंस, एक्शन वगैरह से लिखना। और चौथा पॉइंट है इसमें, राइटिंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशनल टेबल। सब्स्टिट्यूशनल टेबल का दोस्तों हिंदी अर्थ शायद तक स्थापन सारणी ऐसा कुछ होता है, आप इसको एक बार और कंफर्म कर लें। और ये जो टेबल होती है वो प्रिपेयर्ड होती है, टीचर के द्वारा तैयार की गई होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, आंसरिंग क्वेश्चन विथ पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के साथ में क्वेश्चन का आंसर देना। राइटिंग सेंटेंसेस विथ पैरा एज ए मॉडल। तो एज ए मॉडल के तौर पर सेंटेंसेस लिखना। डिक्टेशन एक्सरसाइजेस यानी कि श्रुत लेख की प्रैक्टिस करना। रिडल्स यानी कि होता है पहेली, और पजल्स आप जानते ही हैं, क्रॉस वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स जो क्रॉसेस होती है मीनिंग को ठीक करना, इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। राइटिंग सम सेंटेंसेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द चार्ट। तो चार्ट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करके, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप सेंटेंसेस जो लिखते हैं उसके आधार पर सीख सकते हैं। आगे दोस्तों अगला है, आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स ऑफ रेलवे स्टेशन, ए जू, ए स्टॉल, ए मार्केट सीन और हिल स्टेशन आदि की जो पिक्चर्स होती हैं उनके आधार पर, उनके बेस पर आप क्वेश्चंस का आंसर दें। इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। अगला है, राइटिंग ए पैरा विथ क्लूज अबाउट एन एनिमल। तो एनिमल आदि के बारे में जो क्लूज होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके आधार पर भी आप राइटिंग एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो। ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात कर ली है। इसके बाद में बात करेंगे इनहेंस ओवरऑल जो पर्सनल प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के बारे में। ओवरऑल हम बात करने वाले हैं, लैंग्वेज स्किल्स हमने बढ़ा ली, अब चौथा यूनिट है आपके पर्सनल प्रोफिशिएंसी बढ़ाने की, और इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी कि समग्र दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स। तो जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी होती है, जो ओवरऑल विकास होता है, कंप्लीट विकास, जो डेवलपमेंट ऑफ ऑल बेसिक स्किल्स, जो सारी जो बेसिक स्किल्स होती है LSRW, जो कि दोस्तों हमने पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट में पढ़ा है, तो वो यहाँ पर डेवलप अगर हो जाती है तो आपका ओवरऑल विकास यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही आपके LSRW के अलग से प्रश्न भी यहाँ से आ सकते हैं कि डिफाइन कीजिए LSRW के बारे में। तो आपको दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आगे दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने में एबिलिटी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इट मीन्स द स्टूडेंट इज एबल टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सटीक उच्चारण, ठीक उच्चारण, अप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब कि उतार चढ़ाव, शब्दों में कहाँ दबाव देना है, कहाँ पर आपको लयबद्धता रखते हुए बोलना है, तो वो सारा अप्रोप्रिएट आप ठीक तरीके से समझ पाओगे जब आपको ठीक तरीके से उच्चारण आ जाएगा, और फिर आप इंग्लिश स्पीक करना, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इस तरह से आपको इसकी हिंदी अनुवाद करना सीखना है। आगे दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग की जो मैकेनिक्स है, राइटिंग का जो तरीका है, यंत्र वगैरह है, तो वो किस प्रकार से आप उनको डिफाइन करेंगे। इट इज़ टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन करेक्ट शेप एंड साइज। तो यह दोस्तों इंग्लिश के लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को करेक्ट शेप में और साइज में लिखने को होता है, इन स्ट्रेट लाइन और सीधी लाइन में, और गिविंग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके लिखना, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो वो सब जो राइटिंग की मैकेनिक्स हैं उनको बढ़ाता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए सेंटेंस। तो व्हाट इज ए सेंटेंस में आपको यहाँ पर लिखना है कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग और सेंस, जो कि उनका अर्थ होता है और जो भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो वो यहाँ पर सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन एबिलिटी टू लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट्स। तो सुनना किस प्रकार से स्टूडेंट्स की एबिलिटी को बढ़ाता है, किस प्रकार से सहायता करता है। तो इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो देखिए, इसको लेकर के मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंग्लिश में देखिए आप CUT कट आप बोलेंगे, और PUT आ गया तो उसको पुट बोलेंगे। अगर आपको ठीक तरीके से उच्चारण नहीं आएगा, आप उसका ठीक उच्चारण नहीं सुने हुए होंगे, तो या तो आप दोनों को कट और पट बोलेंगे, या फिर दोनों को पुट और कुट इस तरह से बोलेंगे। अगर आप ठीक उच्चारण सुन पाएंगे तभी आप इनका ठीक उच्चारण कर पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि इट कैन हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ये हेल्प करती है आपके उच्चारण में,
टू करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन यानी कि उतार चढ़ाव में, और स्ट्रेस यानी कि दबाव में आप ठीक तरीके से यूज उनका कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इनहेंस रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स को आप किस प्रकार से बढ़ाओगे, पढ़ने की स्किल को किस प्रकार से बढ़ाओगे। तो ये जो पढ़ने की स्किल है वो आपकी बढ़ेगी जब आप इनहेंसिंग बाय डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट, जब आप अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेली डेली अपनाएंगे, तब आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो टीचिंग को क्या इंटरेस्टिंग बनाता है और क्या इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है। तो टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। टीचिंग जो होती है, जो पढ़ाई जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, एंड एक्टिविटी बेस्ड यानी कि क्रियात्मक रूप से होती है, प्रैक्टिकल टाइप में होती है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होती है। concentration of students is possible only when different type of audio visual, ऑडियो का मतलब होता है MP3 और विजुअल का मतलब वीडियो, एड्स मतलब की सामग्री, जो कि दोस्तों डिफरेंट टाइप से आप जब बोल करके वीडियो उनको प्रैक्टिकल दिखा करके जब आप उनको पढ़ाते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप रहता है और स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्टिव वहाँ पर लगता है। आर यूज्ड इन टीचिंग एंड कंसंट्रेशन इज, जो यूज की जाती है टीचिंग में और स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेट करवाने में, इज इसेंशियल जो कि ज़रूरी होती है, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स जो कि नई चीज़ों को, नई बातों को सीखने के लिए ज़रूरी होती है। टीचिंग एड्स व्हेन यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर वाइल टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग जो एड्स होते हैं, टीचिंग की जो सामग्रियाँ होती हैं वो यूज की जाती है इंग्लिश टीचर के द्वारा जब वह इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। दे मेक द टास्क इंटरेस्टिंग, जो कि टास्क को, जो कि काम अपना जो पढ़ाई का होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के काम में आती है। Effective learning takes place and good achievements are sure to be earned after the period is over। तो पीरियड को ख़त्म जब होता है पीरियड, तब तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ठीक तरीके से अचीवमेंट्स कर पाते हैं, ठीक तरीके से जो पार्ट है उसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आसानी से वो बच्चे उसको समझ पाएंगे, उसको धारण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ग्रेडेशन यानी कि सारणीबद्ध तरीके से कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं को, और फंक्शन यानी कि फीचर्स को, और स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना को किस प्रकार से सारणीबद्ध तरीके से कर सकते हैं। तो वो है कि टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, द कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं को टू बी डेवलप्ड जो कि बढ़ाई जा सकती हैं फ्रॉम क्लास 1 to 5 शुड बी ग्रेडेड, जो कि जो क्लास 1 से अगर 5 तक हम ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ा देते हैं तो वो आसानी से आगे की क्लासों को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जो कि ग्रेडेड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हिंदी अनुवाद इनका करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट से इम्पोर्टेंट। आपको एक पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है जिसमें दोस्तों उदाहरण के तौर पर आपको पोल्यूशन का पूछ सकता है, या फिर विजिट टू जू पूछ सकता है, या फिर मॉर्निंग वॉक पूछ सकता है, या फिर एन एक्सीडेंट का पूछ सकता है, या फिर इसी तरह से और कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ी सी पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपने 10th-12th में इनमें पढ़ा है, आसानी से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप यूट्यूब से या गूगल पर सर्च कर लेंगे, तो 1-2 पैराग्राफ आप देख लें इससे रिलेटेड, जिससे आप आसानी से थोड़ा थोड़ा उसमें लिख करके प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे आप पैराग्राफ आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इंग्लिश का पार्ट ए डिस्कस कर लिया है और अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए के 4 यूनिट हमने कवर कर लिए हैं और अब हम बात करते हैं पार्ट बी के 5 जो यूनिट हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में इंग्लिश किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टीलिंगुअल नेचर इन इंडिया। तो इंडिया में जो मल्टीलिंगुअल नेचर है, बहुभाषिक प्रकृति जो है इंडिया की, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसके बारे में आपको लिखना है इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल। इंडिया एक बहुभाषी देश है, मल्टी रिलीजन्स बहुधार्मिक है, मल्टी कल्चरल बहुसांस्कृतिक है, और मल्टी सोशल बहुसामाजिक है, और मल्टी जोग्राफिकल यानी कि बहुभौगोलिक भी कंट्री है। इंडिया नीड ए लिंक लैंग्वेज। इंडिया को ज़रूरत है एक लिंक लैंग्वेज की, जो कि दोस्तों अब अपने देखिए पूरे इंडिया में एक ही भाषा का प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं है। कई जगहों पर हिंदी नहीं है, कई जगहों पर हिंदी है, वहाँ पर और दूसरी भाषा नहीं है। तो इस तरह से एक कॉमन भाषा की हमें ज़रूरत है। द सेंसस यानी कि जनगणना ऑफ इंडिया 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार रिवेल्ड किया गया था कि 380 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स यानी कि बोलियाँ, 380 लैंग्वेज, 380 भाषा और बोलियाँ आर स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में बोली जाती हैं। सो वी नीड इंग्लिश फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए, और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के लिए, और कल्चरल संस्कृति और एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है।
तो इस तरह से आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईएलटी इन राजस्थान या फिर इंडिया। आपको पूछ सकता है, या तो इंडिया का पूछ ले या फिर राजस्थान पूछ ले, तो दोनों में से आपको एक कर देना है। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर ईएलटी की फुल फॉर्म को लेकर के भी आपको 1 नंबर का, आधे नंबर का पूछ सकता है कि ईएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईएलटी की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसको इंडिया में और राजस्थान में इसको लेकर के क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने में इन राजस्थान या इंडिया में इज मेनी साइडेड प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह से अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टीचर हु फेस दिस प्रॉब्लम्स, जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, शुड बी फेमिलियर होकर के विद द नेचर, प्रकृति के साथ में, एंड स्कोप ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स से निकलने की ट्राई करता है। ही शुड नो हाउ बेस्ट टू ऑर्गेनाइज, वह जानता है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइज मैनेज करना है इस टीचिंग, उसकी टीचिंग को। वेरियस लेवल, एट वेरियस लेवल का मतलब है कि अलग अलग लेवल पर। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज का मतलब होगा कम करते हुए विपरीत उनके प्रभावों को। एडवर्ब इफेक्ट्स यानी कि इसके विपरीत प्रभावों को। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैव बिकम स्पेशली, जो कि स्पेशली सामने आती है, चैलेंज करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होगा एक परिसर के संदर्भ में विपरीत जो सिचुएशन बनती है उसके अंदर, इन विच द चाइल्ड मस्ट स्टडी हिज मदर टंग, जो कि चाइल्ड होता है जो मस्ट स्टडी करता है अपनी मदर टंग मातृभाषा में, एंड लर्न इंग्लिश एज वेल, इंग्लिश को भी सीखता है। बेटर टेक्निक्स, अच्छी तकनीक, ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने में, आर बीइंग डिस्कवर्ड इन ऑर्डर, जो कि तकनीक जो खोजी जा रही है इन ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, टू हेल्प द एवरेज स्टूडेंट, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आएगी। आगे दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है कि द मेन प्रॉब्लम विद देम, जो मेन समस्या उनके सामने आ रही है वो आ रही है, टीच देम टू स्पीक इंग्लिश विच इज़ बेसिकली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड साउंड फ्रॉम देयर मदर टंग। इंग्लिश जो होती है वो मदर टंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर में भी और साउंड में भी। आपने दोस्तों जब तीसरा यूनिट पढ़ा था पार्ट ए का, उसमें मैंने आपको कट और पुट में डिफरेंस बताया था कि अगर आपको इसका सही उच्चारण नहीं पता होगा तो आप या तो दोनों को कट और पट बोलोगे या फिर कुट और पुट इस तरह से बोलोगे। तो अगर आपने ठीक उच्चारण सुना है तभी आप इनमें डिफरेंस कर पाओगे। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके उच्चारण से ही हमें उनकी ठीक प्रोनाउंसिएशन पता चलती है। आगे दोस्तों बात करते हैं, इंग्लिश अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, यानी कि इंग्लिश जो है इन परिस्थितियों में, डेफिनेटली हिंडर्स यानी कि निश्चित रूप से प्रगति में, इन प्रोग्रेस इन स्कूल्स, स्कूल की जो प्रगति होती है उनके बीच में बाधक बनती है। मोस्ट ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू यूज इंग्लिश एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड विल ओनली बी कन्फाइंड टू रीडिंग एबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर, विल नॉट बी एबल टू यूज, जो कि एबल नहीं होते हैं इंग्लिश के यूज के लिए, एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड विल ओनली बी कन्फाइंड टू रीडिंग एबिलिटी, जो कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ने की क्षमता तक ही सीमित यहाँ पर रखते हैं, उसको मेन लैंग्वेज की तरह यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करते हुए थोड़ा सा ठीक तरीके से इसे समझ लेना है, और जैसे ही परीक्षा में ये आता है तो सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है। आगे दोस्तों आपको इसी में एक टॉपिक ऐड करते हुए लिखना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो द टीचर्स आर नॉट इम्पोर्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग एट बीएड और डीएलएड लेवल्स। तो इसमें देखिए मेन समस्या ये भी है कि टीचर्स को ठीक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है बीएड और डीएलएड के लेवल पर। द लैंग्वेज टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, जो कि लैंग्वेज जो टीचर्स होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता है इन द कॉन्टेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट के जो प्रॉपर सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वो ठीक तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं, जिस वजह से भी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स आर रिसीवर्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। द प्रोड्यूस व्हाट दे रिसीव फ्रॉम देयर टीचर, वो वही बोलेंगे जो उन्होंने टीचर से सुना है। अगर टीचर ठीक उच्चारण नहीं करेगा, ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा, तो फिर वो भी गलत उच्चारण करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में, इज इम्पार्टेड टू कंपल्सरी, इज इम्पार्टेंट टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का मतलब होगा अनिवार्य विषयों के लिए आदान प्रदान किया गया है, कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए। द टीचिंग सब्जेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इंग्लिश के जो अध्यापन है उसकी उपेक्षा की गई है, उसे नेग्लेक्ट किया गया है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश ठीक नहीं समझ पाने के कारण है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर और भी कुछ आपको याद आ पा रहा है तो आपको उसे मेंशन यहाँ पर कर लेना है और अपना आंसर ठीक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
यहाँ पर दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका हिंदी में भी सेम टू सेम आपको यहीं पढ़ना है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है हिंदी में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपको उस वीडियो को भी देखना है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ताकि आप एनसीएफ को ठीक तरीके से समझ पाएँ। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर हर बार एक प्रश्न एनसीएफ का आता ही आता है। अगर बड़ा आ जाए तो बड़ा आ जाए, नहीं फिर छोटा भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें दोस्तों हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश के बारे में। एनसीएफ 2005 रिकॉग्नाइजेज, एनसीएफ 2005 पहचाना जाता है इट्स इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडिया एंड रिकमेंड्स एंड अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच टू टीच इंग्लिश। यह जो होता है सिफारिश करती है कि अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरे पाठ्यक्रम का जो दृष्टिकोण है वो ठीक तरीके से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश इन इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश भारत में एक ग्लोबल लैंग्वेज वैश्विक भाषा है। इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, एक बहुभाषी देश में। ए वेराइटी एंड रेंज, एक विविधता और सीमा ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश के पढ़ाने की सिचुएशंस प्रिवेल हियर, सिचुएशंस जो हैं वो प्रचलित हैं यहाँ पर। ओविंग टू द ट्विन फैक्टर्स, यहाँ पर प्रचलित हैं इसके 2 फैक्टर्स, 2 पहलू। टीचर प्रोफिशिएंसी यानी कि टीचर की प्रवीणता इन इंग्लिश एंड प्यूपिल एक्सपोजर, इंग्लिश में प्यूपिल्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए, एक्सपोजर यानी कि पहुंचना टू इंग्लिश आउटसाइड स्कूल, इंग्लिश जो है विद्यालय के बाहर पहुंचना मुश्किल हो जाती है अगर टीचर जो है उसकी प्रवीणता ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इज नाउ ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। टू पीपुल्स एस्पिरेंट्स यानी कि उम्मीदवारों के लिए, विद्यार्थी उम्मीदवारों के लिए, रादर देन एन एकेडमिक और फेसिबिलिटी इशू, यानी कि एक अकादमिक और साध्यता के रूप में जो इशू आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। एंड प्यूपिल्स चॉइसेस अबाउट द लेवल ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, एंड प्यूपिल्स चॉइसेस यानी कि विद्यार्थियों की चॉइस अबाउट द लेवल ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, उनकी पहचान का जो लेवल है इन द कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में, विल हैव टू बी रेस्पेक्टेड, जो कि एक सम्मानित होता है। विथ द प्रोविजो यानी कि नियमों के अंतर्गत, दैट वी डू नॉट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर द वेरी सिस्टम दैट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर, जो कि बता पाने में, डिलीवर कर पाने में फेल्ड हो जाता है, टू गोल्स फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के गोल्स को। करिकुलम आर टू फोल्ड, यानी कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है वो 2 राह होता है। अटेनमेंट यानी कि प्राप्ति ऑफ ए बेसिक प्रोफिशिएंसी, यानी कि एक प्रवीणता, एक बेसिक प्रवीणता की। सच एज इज एक्वायर्ड, सच एज एक्वायर्ड का मतलब एक अधिग्रहित इन ए नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, एक प्राकृतिक भाषा सीखने के टाइम। एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स का मतलब होगा अमूर्त विचार के लिए। एंड नॉलेज एक्विजिशन थॉट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं एक्विजिशन थॉट की मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के जो विचार हैं उनके तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लिटरेसी यानी कि साक्षरता। द आर्ग्यूज यानी कि तर्क। फॉर एन अक्रॉस द कैरिकुलम, अक्रॉस द कैरिकुलम का मतलब हो गया पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के, अप्रोचेस यानी कि वार यहाँ पर। दैट ब्रेक्स डाउन, जो कि टूट जाता है, द बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पर देखिए इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट के बीच में जो बैरियर, जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। एंड इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, और इंग्लिश और अदर जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो बैरियर है वो टूट जाता है। अंग्रेजी और बाकी विषयों के बीच जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है और अपने जो आंसर है उसको ठीक तरीके से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि राइट हिंदी इक्विवेलेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेइंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है जिसमें एक लोकोक्ति की तरह आपको लाइन दे देगा। यहाँ पर देखिए माइट इज राइट, जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर होगा। एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तीसरा है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जल्दी उठने वाला ही कुछ पाता है। अगला है ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो ये देखिए यहाँ पर 9 नगद न 13 उधार। इस तरह से दोस्तों आपको लोकोक्ति यहाँ पे पूछ सकता है। कुछ भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी करनी है। रीट में भी आपके सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी ठीक तैयारी आपको इनकी करनी है, जिससे आप इनको हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से हिंदी में देख करके इंग्लिश में आपको पूछ सकता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ए बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विथ हीज टूल्स। होनहार वीरवान को होत चीखने पात, तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।
और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ए प्रॉफिट इज नॉट होनर्ड इन हिज ओवन कंट्री। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करना है। अगला है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो डिस्टेंस ड्रम्स साउंड वेल। तो इस तरह से देखिए आपको इन दोनों को ही ठीक कर लेना है। आपके रीट में भी टॉपिक है, तो आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना, आप एक ही पॉइंट से सीख जाएंगे। और अगर आपकी ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल पर आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उद्देश्य लिखने हैं इंग्लिश टीचिंग के। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 से 2 तक, तो बिल्डिंग फेमिलियरली यानी कि निर्माण जो मेलजोल के तौर पर विद द इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में, इन कॉमन यूज यानी कि नॉर्मल यूज के लिए, विद ए फोकस ऑन प्री लिटरेसी स्किल्स यानी कि पूर्व साक्षरता कौशल के रूप में फोकस ध्यान में रखते हैं। तो क्लास 3 to 5 में आपको करना है फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी स्किल्स यानी कि बुनियादी साक्षरता कौशलों पर फोकस किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन राजस्थान या इंडिया। यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें करना है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्थान है, या फिर आपको राजस्थान के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें आपको आंसर करना है, मॉडर्न एजुकेशन इज डिफाइंड। मॉडर्न जो आज की जो शिक्षा है वो डिफाइंड परिभाषित की जाती है इन लॉर्ड मैकॉलेज के शब्दों में, मिनट ऑन एजुकेशन शिक्षा के अपीयर्स यानी कि दिखाई पड़ते हैं, तो हैव स्टार्टेड जो कि स्टार्टेड की गई है इन राजस्थान और इंडिया में इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। इंग्लिश मीडियम एंड मॉडर्न स्कूल वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अलवर एंड भरतपुर इन 1842, यह ध्यान रखना है आपको। और इन 1844 में जयपुर में, और इन 1863 में उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। एफर्ट्स ऑफ इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन अजमेर मेवाड़ एरिया बिगिन इन 1819, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये डेट थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और इसका आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। आपको आगे इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मिड में, देर आर 647 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ विच 510 वर मेंटेन्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतों के द्वारा, और 103 बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि प्राकृत जो निजी व्यक्ति हैं उनके द्वारा, एंड 34 बाई मिशनरीज के द्वारा, और दीज 545 वर प्राइमरी स्कूल्स जो यहाँ पर रही है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के अर्ली में, स्टार्टिंग में, प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड गेटिंग एक्सटेंडेड टू डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्टार्टेड हुई डिस्ट्रिक्ट जिलों में, फिर गई स्मॉलर टाउन में, स्मॉल छोटे टाउन में, एंड विलेजेस फिर गाँव में। द नेशनल मूवमेंट एक राष्ट्रीय पल, कंट्रीब्यूटेड फर्दर मतलब कि आगे योगदान दिया गया, टू हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, वैश्विक शिक्षा के तौर पर यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस दिया गया, हाईलाइट किया गया, विच वाज सीन एज ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट पीपुल्स राइट्स यानी कि व्यक्तियों के, लोगों के उद्देश्यों, लोगों के अधिकारों के बारे में, स्प्रेडिंग अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के तौर पर उसका अर्थ किया गया यहाँ पर, इंक्लूडिंग द राइट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित यहाँ पर अधिकारों के बारे में स्टूडेंट्स को, लोगों को बताया गया। इस तरह से दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का नेचर क्या है, इसके ऊपर भी दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश इज ए मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। एक इंग्लिश जो है वो अंग्रेजी की जो प्रकृति है वो प्रगतिशील है और एडवांस्ड यानी कि आगे बढ़ी हुई है। इट हैज़ इट्स पास्ट, इसका एक अपना अतीत है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है। इट हैज़ इट्स ओवन फोनेम्स यानी कि इसका अपना फोनेम स्वर है, व्यंजन है, यहाँ पर संज्ञा है, और साइंटेक्स यानी कि वाक्य विचार है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पर आकर के यूनिट हमारा कंप्लीट होता है और अब इसके बाद में बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आइए हम डिस्कशन करते हैं और समझते हैं एक एक बिंदु को। यहाँ पर दोस्तों हम सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग यानी कि अच्छी लिखावट की क्या विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है कि अकॉर्डिंग टू एसएसएम गार्डर यानी कि एसएसएम गार्डर कोई वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग राइटिंग एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल। राइटिंग जो है वो काफ़ी सहायता हमें देती है स्कूल टाइम में। राइटिंग हेल्प्स पीपुल, राइटिंग विद्यार्थियों की हेल्प करती है।
इन ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उनकी मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड एक्सप्रेसिंग उनको बढ़ाने के लिए, हीज आइडियाज एंड थॉट्स यानी कि उनके विचारों और सोच को बढ़ाने के लिए राइटिंग सहायता करती है। हैंड राइटिंग इज ए रेगुलर फीचर, हैंड राइटिंग जो है एक रेगुलर फीचर है जो रोज काम आती है ऑफ द पीपुल्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए, डे टू डे वर्क यानी कि विद्यार्थियों के जो रोजाना के काम रहते हैं पढ़ाई के, उनमें हैंड राइटिंग जो है महत्वपूर्ण रहती है, रेगुलर फीचर के तौर पर काम में आती है। गुड हैंड राइटिंग हैज इट्स ओवन इम्पोर्टेंस, अच्छी हैंड राइटिंग के अपने इम्पोर्टेंस है, अपने महत्व हैं। द क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग आर, तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड हैंड राइटिंग में। फर्स्ट पॉइंट है द राइटिंग शुड बी लीजिबल यानी कि लेखन जो है सुपाठ्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, यह साफ सुथरी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इट मस्ट बाई प्लीजिंग टू द आई यानी कि यह आंखों को भाता हुआ होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है लेटर्स शुड बी राइटन इन सिंपल यानी कि सिंपल साफ सुथरी राइटिंग में, और बोल्ड यानी कि थोड़े गहरे लिखे हुए होने चाहिए ताकि अच्छे से दिखें, और क्लियर स्क्रिप्ट यानी कि अच्छी तरह से लिखे हुए होनी चाहिए, ठीक तरीके से समझ में आने चाहिए। पांचवा पॉइंट है देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द लेटर्स यानी कि अक्षरों के आकार में एक समानता होनी चाहिए। छठा पॉइंट है वर्ड्स शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टुगेदर, शब्दों को एक साथ बहुत अधिक भीड़ नहीं करना है, मतलब कि समान दूरी बनाते हुए लिखना है। सातवां पॉइंट है देयर शुड बी प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, सब लाइन में और सब वर्डों में बीच बीच में इतना समान गैप होना चाहिए, एक तरह से भीड़ की तरह नहीं लगना चाहिए। इन सब का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आठवां पॉइंट है चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट विथ नॉर्मल स्पीड, यानी कि बच्चों की अच्छी एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी। आप ज़्यादा तेज लिखेंगे तो फिर हैंड राइटिंग बिगड़ेगी, ज़्यादा धीरे लिखेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल स्पीड उनकी होनी चाहिए। नवा पॉइंट है द लेटर्स यानी कि शब्द शुड रन स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन में चलनी चाहिए, ऑल थ्रूट यानी कि पूरी लाइन में जो शब्द आप लिख रहे हैं वो एकदम सीधी लाइन ऐसे चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे बाकी टेढ़ी ऐसी चल रही है ऐसे चल रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट है द लेटर शुड बी टिक्ड स्लाइटली फॉरवर्ड यानी कि अक्षरों को थोड़ा आगे की ओर टिक किया जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस करना है आपको बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बीच में। तो पहले हम बात करते हैं वोवेल साउंड को लेकर के। तो अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरेशन यानी कि पी क्रिस्टोफरेशन के अनुसार, ये कोई वैज्ञानिक है, इनके अनुसार वोवेल साउंड कैन बी डिफाइंड, वोवेल साउंड परिभाषित किए जाते हैं इज अंडर, इनके अंदर में। वोवेल्स आर द वॉइस्ड साउंड्स, वोवेल साउंड जो है आवाज उठाई गई आवाज के ऊपर, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज यानी कि आपकी उठाई गई जो भी आपकी आवाज होती है उसके उत्पादन में वायु मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, सीधा बिना किसी रोक टोक के आप उनको आसानी से बोल पाते हो। तो इस तरह से आपको वोवेल साउंड को डिफाइन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अब कॉन्सोनेंट साउंड की परिभाषा भी देख लेनी है। अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरेशन यानी कि पी क्रिस्टोफरेशन के अनुसार ए कॉन्सोनेंट में बी डिफाइंड, कॉन्सोनेंट डिफाइंड है, कॉन्सोनेंट परिभाषित है एज ए साउंड इन विच द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द lungs in obstructed as a result of a narrowing a complete closure of the air passage, यानी कि व्यंजन को एक ध्वनि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें लंग्स से हवा की गति वायु के रूप में आपके संकीर्ण होने के रूप में परिणाम स्वरूप आप जब बोलते हो, आप जब वोवेल साउंड को बोलोगे तो आप आसानी से बोल दोगे, बट जब कॉन्सोनेंट साउंड से आप बोलोगे तो थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हवा का दबाव बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है, काफी बार परीक्षा में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रश्न आपको काफी बार पूछा गया है और ये टॉपिक आपके रीट और रीट मेंस में भी है, तो आपको थोड़ा सा इसका प्रॉपर एक वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे जिसमें हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के बात करेंगे। आप कमेंट में बताना कि आपको ये आता है या नहीं आता है। इसमें दोस्तों आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना होता है हर एक शब्द का, जैसे पेन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पेन होगा, TEA का TI यहाँ पर डबल डॉट यहाँ पर इस तरह से होगा, और THIN थिन का यहाँ पर IN इस तरह से होगा, और SIT का SIT यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक वर्ड दे दे और फिर नाउन में यूज करवा ले, एडजेक्टिव में यूज करवा ले, और वर्ब में यूज करवा ले या एडवर्ब में यूज करवा ले, इस तरह से आपको यूज करवा सकता है। जिस तरह से देखिए उदाहरण के तौर पर आप यूज ऑफ द वर्ड फेयर, तो मेले का आपको यूज करना है, तो यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज करते हैं, तो वी गो टू विजिट दशहरा फेयर एवरी ईयर, तो यहाँ पर नाउन में हमने यूज कर लिया। अब एडजेक्टिव में यहाँ पर देखिए आई बिलीव इन फेयर मीन्स एंड फेयर प्ले,
अगला है एडवर्ब, जिसमें लिखा है कि हरी राइट्स क्वाइट फेयरली। तो इस तरह से आपको वर्ड दे देगा और उसको यूज करना आपको पूछेगा। यहाँ पर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। यूज ऑफ वर्ड राउंड का हम यहाँ पर यूज देख लेते हैं। तो नाउन के तौर पर आप करेंगे यूज इसका। द प्रिंसिपल नेवर नेग्लेक्ट्स हिज डेली राउंड ऑफ ड्यूटी। सेकेंड है वर्ब, तो वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द कैप ऑफ गुड होप। अगला है थर्ड नंबर पर एडजेक्टिव, तो ए स्क्वायर पेग इज फिक्स्ड इन ए राउंड होल। और अगला है यहाँ पर एडवर्ब, इसमें आपको लिखना है द एरोप्लेन फ्लू राउंड एंड राउंड। तो इस तरह से दोस्तों आपको वाक्य प्रयोग पूछ सकता है कोई वर्ड दे करके, आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनमें आपको प्रयोग करवा सकता है। तो इसकी भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिग्री का आपको पूछ सकता है। कॉम्परेटिव सुपरलेटिव इस तरह से डिग्रियों में आपको चेंज करवा ले। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। फास्ट का कॉम्परेटिव डिग्री होगी फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी फास्टेस्ट। सेकंड है यूजफुल, तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होगी मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव में होगा मोस्ट यूजफुल। तीसरे नंबर पर है बैड, तो इसका होगा वर्स्ट और वर्स्ट, है ना। तो इस तरह से आपको ये डिग्री में चेंज करने की भी प्रैक्टिस करनी है। आप काफ़ी सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनमें आपको डिग्री चेंज करना सिखाया जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है कि आपको वाक्य दे दे यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से, और यहाँ पर आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बता दिए कि इसकी डिग्री चेंज करो। तो इसकी भी आपको देखिए इस तरह से करनी है। लेटेस्ट यहाँ पर कौन सी डिग्री है इसमें, यह आपको बता देगा या फिर चेंज करवा लेगा। यहाँ पर आपको पूछ लेगा कि इसमें कौन सी डिग्री है। तो लेटेस्ट में सुपरलेटिव है, ओल्ड में पॉजिटिव है, और वाइजर में कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस तरह से आपको डिग्री वाला टॉपिक भी क्लियर करना है। और ये भी टॉपिक आपके रीट और रीट मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ठीक तरीके से इसकी तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मीन्ड बाय कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर यानी कि दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो एक कनेक्टर जॉइंस टू नाउन एंड क्लोजेज, यानी कि दो संज्ञा या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है इन्हें सेंटेंस एक सेंटेंस में। इस तरह से आप इसका ले सकते हो। एक नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डिफरेंस पूछ सकता है बिटवीन दिस और देट में। और कई बार परीक्षा में आया हुआ है, आपको और कोई उदाहरण देकर के भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम देंगे, दिस को यूज किया जाता है फॉर नियरर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास में होता है उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट फार अवे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए हम देट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंस बताना है। इट एंड देयर में आपको इनका कहाँ कहाँ प्रयोग हम करते हैं, तो वो आपको बताना है इम्पटी सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड इट इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड टू एक्सप्लेन सिचुएशन। इट इज यूज्ड टू स्टार्ट ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का स्टार्ट करने के लिए इट का यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज ऑफ इट फॉर टेलिंग टाइम, समय को बताने के लिए। द यूज ऑफ ए क्लॉक इज वेरी नेसेसरी टू टीच इट, शो ए बिग पिक्चर ऑफ ए क्लॉक और ड्रॉ इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ ड्रॉ टाइम ऑन इट एंड आस्क द क्वेश्चन सच एज, यानी कि आपको एक घड़ी का चित्र बनाना है ब्लैक बोर्ड पर और उसके अंदर टाइम ड्रॉ कर देना है और आपको क्वेश्चन पूछना है इस तरह से। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जवाब देगा इट इज 6 o'clock। इस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो इट से यहाँ पर वाक्य शुरू होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे और उदाहरण इसके देखते हैं हम। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड आस्किंग फॉर डिफरेंट टाइम आल्सो बिकॉज द वर्ड इट इज यूज्ड फॉर टाइम। तो यहाँ पर आप कोई भी टाइम लेंगे तो इसी तरह से इट इज यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा। सिमिलरली इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, या फिर और भी आपके यहाँ पर उदाहरण आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए कि इट इज नो, इट इज हॉट, इट इज क्लाउडली, इट इज एयरी, इट इज कोल्ड, इट इज शनी। इस तरह से आपको इट का प्रयोग जो है स्टार्टिंग में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ देयर का। तो देयर का यूज आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड देयर इज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड, परिचयात्मक शब्द है, टू एक्सप्लेन सिचुएशन, सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये भी स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, जैसा कि देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देयर का प्रयोग भी एग्जाम्पल्स के तौर पर बता देना है। इस तरह से आपको इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया और
इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया आपको पूछ सकता है, या तो आपको सीधा एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एग्जाम्पल बताओ, या फिर एग्जाम्पल देकर के पूछ लेगा कि कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो सी रीड्स ए बुक, द बॉयज प्ले क्रिकेट। सेकंड है एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो बर्ड्स फ्लाई, रिवर फ्लो। तो इस तरह से आपको ये क्रिया भी सीखनी होगी, ये हिंदी में भी आपके है और साथ ही साथ आपके रीट में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में देखना है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज इसके मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा, आपको यहाँ पर 4-5 उदाहरण दे देगा इस तरह से, और फिर आपको पूछ लेगा कि कौन से में कौन सा जो क्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट के 2 सेंटेंसेजों में यहाँ पर इंट्रांसिटिव यानी कि आपकी अकर्मक क्रिया है, और थर्ड और फोर्थ में यहाँ पर ट्रांसिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आपको क्रिया को भी दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेमिंग वर्ड्स। आपको संज्ञा भी पूछ सकता है, आपको संज्ञा के एग्जांपल्स देकर के पूछ लेगा कि कौन सी संज्ञा है इसमें, या फिर आपको कंप्लीट पूछ ले कि आपको एक्सप्लेन कीजिए और डिफरेंट टाइप्स भी इसके बताइए। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेंस के क्वेश्चन भी इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। अब एक छोटे से वीडियो में दोस्तों हम टेंस का टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, तो टेंस आपको आपने अगर छोटे क्लासों में ठीक तरीके से पढ़े हैं तब तो आप उनको आसानी से कर पाओगे। अगर आपको टेंसेज में कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज इस बारे में मिल जाएंगे, जिनको देख करके आपको तैयारी कर लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको आर्टिकल भी इस यूनिट में पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा को लेकर के। तो संज्ञा में देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन, डेली, कैट, मैंगो, रिवर, सिटी, होनेस्टी, ईटीसी अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ नाउन्स। इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लगानी है। और पहला है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखिए संज्ञा को 5 भागों में हमने बांटा है। प्रॉपर नाउन है पहले, तो इट इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, सरस्वती, जयपुर। इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रश्न की बात हो रही है। सेकंड में देखिए कॉमन नाउन, इट इज नेम गिवन टू ए क्लास फॉर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल काउ, बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी। इस तरह से एक क्लास की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है थर्ड नंबर पर कलेक्टिव नाउन, जिसमें डिनोट्स इसमें परिभाषित किया गया है सेवरल पर्सन्स और थिंग्स डोनेटेड एज वन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लास, आर्मी, बंडल। इस तरह से यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में दिया गया है। अगला है यहाँ पर मटेरियल नाउन। इसमें देखिए इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग आर मेड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ग्लास, पेपर, वुड, सिल्वर, सिल्क आदि आपको यहाँ पर मटेरियल नाउन में करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका 5वां पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर देखिए इज नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल होनेस्टी, ट्रूथ, ब्रेवरी, विजडम आर the example of quality. Childhood, youth, sleep, death are the examples of state. Judgment, loafer, thief, anger are the examples of action. तो इस तरह से दोस्तों आपको भाववाचक संज्ञा भी कर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान से पकड़ बनानी है। आपको टेंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, आर्टिकल भी पढ़ने हैं, और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया भी पढ़नी है, और आपको डिग्री वाला भी पढ़ना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों इस यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं और आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को आसानी से कवर कर पाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में। देखिए दोस्तों, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछना होगा तो इस तरह से पूछेगा, या फिर आपको बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन कीजिए टीचिंग कंपोजिशन के एम्स को। तो वो हम यहाँ पर देखिए पहले 1 नंबर वाला देखते हैं यहाँ पर, और फिर आगे हम बात करेंगे इसके जो अगर आपको कंप्लीट 3-4 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आपको किस तरह से डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन, यानी कि शिक्षण रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपको लिखना है टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है अगर आपको ये 1 नंबर का पूछता है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि आपको अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछ ले 3-4 नंबर का कि आपको एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए टीचिंग कंपोजिशन के एम्स को, तो वो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको लिखना है। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हाउ कैन राइम्स हेल्प टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। आपकी बोलने की जो स्किल्स हैं उनको ठीक करने के लिए राइम्स यानी कि आपकी कविताएं किस प्रकार से मदद करती है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है कि राइम्स कैन बी
ऑफ ग्रेट यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन द एलिमेंट्री लेवल। प्राथमिक स्तर पर आपकी इंग्लिश बोलने में राइम्स काफ़ी मदद करती है। जब आप कोई आपके सामने कविता है इंग्लिश की, तो उसे आप आसानी से सीख सकते हो जब आपके टीचर आपको गा करके पढ़ाते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। राइम्स आर फन। राइम्स एक मज़ेदार तरीके से सीखना होता है। व्हेन चिल्ड्रन रिपीट अ राइम आफ्टर द टीचर, टीचर के बताने के बाद जब बच्चे रिपीट करते हैं राइम कविता को, दे स्टार्ट स्पीकिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, वो दूसरे देश की लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आसानी से सीखना, आसानी से बोलना स्टार्ट कर देते हैं राइम्स के माध्यम से। आगे दोस्तों बात करते हैं सिंगिंग राइम्स इन ग्रुप। जब आप सिंगिंग करते हो, जब आप गाते हो राइम्स को, कविताओं को इन ग्रुप में, ये हेल्प करती है आपके लिटिल वन टू गेट रिड ऑफ द प्रिलिमिनरी साइनेज, यानी कि आपकी जो शर्म है उसको दूर करने में काफ़ी आपकी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर वर्किंग विद देयर फ्रेंड्स। आप जब काम करते हो अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें भी आपकी काफ़ी मदद रहती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है इन स्टूडेंट्स टू ट्राई टू यूज़ द लैंग्वेज इन स्पीकिंग लेटर, जो कि बोलने में काफ़ी आपकी सहायता करती है। राइम्स आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग अदर लैंग्वेज स्किल्स एंड सब स्किल्स। राइम्स जो होती है कविता के माध्यम से सीखना, आपकी किसी दूसरी लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हैं तो वो काफ़ी मददगार रहता है। आप आसानी से दूसरी लैंग्वेज सीख पाते हो और उसकी स्किल्स और उसकी सब स्किल्स, उसके कौशल उपकौशल आदि भी सीख पाते हो। यंग चिल्ड्रंस लव टू सिंग। यंग बच्चों को गाने बहुत पसंद होते हैं। क्लैप राइमिंग कविताएं पसंद होती है। प्ले विथ वर्ड्स के शब्दों के साथ खेलना उन्हें पसंद आता है, तो वो आसानी से दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको आसानी से सीख पाते हैं गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। दीज फन एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रंस नोटिस द साउंड्स दे हेयर एंड आर मेकिंग। जो साउंड्स जो होते हैं उनको ठीक पकड़ने के लिए, ठीक सुनने के लिए कविताएं और ये सॉन्ग जो होते हैं वो काफ़ी मददगार रहते हैं और आसानी से फ़न के माध्यम से बच्चे उनको नोटिस कर लेते हैं और आसानी से सीख जाते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। 18 में 16 में 2-3 बार दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। कंप्लीट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलेक्ट फॉर राइम्स सॉन्ग फॉर प्राइमरी क्लासेज एंड राइट। आपको प्राइमरी क्लासेस के छोटी कक्षाओं के राइम्स को लिखना है। 4 राइम्स को, 4 राइम्स आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। आपको 4 कविताओं के बारे में पूछ रहा है इंग्लिश में, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। फर्स्ट आपकी राइम है बाबा ब्लैक शिप। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर देयर बैग्स फुल। वन फॉर माई मास्टर, वन फॉर माई डैम, बट वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट कविता यहाँ पर हो गई है राइम। सेकंड की बात करते हैं। पुसीकेट 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 वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू लंदन टू सीन द क्वीन। पुसीकेट पुसीकेट व्हाट डिड यू डू देयर? आई फ्राइटनेड ए लिटिल माउस अंडर हर चेयर। सेकंड हो गई यहाँ पर। थर्ड की बात करते हैं। आई कैन सी लेफ्ट, आई कैन सी राइट, हेलो टू यू, आई लुक एट द ग्राउंड, आई लुक एट द स्काई, फ्लाई ऑफ लिटिल बर्ड, गुड बाय। तो ये थर्ड हो गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये दोस्तों 4 जो राइम्स है आपकी, इनको आपको याद कर लेना है। इनके अलावा भी कोई और याद कर पाते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको कम से कम 5 आपको याद कर लेनी है, ताकि एक अगर आप क्वेश्चन में कुछ पूछ ले तो फिर आप 4 अगर आपको पूछे या 3 पूछे या 2 पूछे तो आप आसानी से उसमें लिख पाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अबाउट द यूजेज ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स दोस्तों आपने कई बार देखे होंगे। चार्ट आपके मॉडल पेपर आदि भी होते हैं। चार्ट्स आपके जो कॉलेज वगैरह में नोटिस बोर्ड पर चिपकाए हुए होते हैं वो भी होते हैं। तो आप उनके बारे में अगर आपको पूछे कि चार्ट क्या होते हैं तो आप लिख पाएंगे आसानी से कि चार्ट होते हैं जिनमें हम इंपॉर्टेंट बातों को लिख करके, आप जो रंगीन पेपर, मोटा पेपर इस तरह से लेकर के आप उस पर कुछ थॉट्स हम अपने लिख करके, आप जो नोटिस इंपॉर्टेंट कोई जानकारी है उसको लिख करके ब्लैक बोर्ड पर चिपका देते हो, तो वो वहाँ पर चार्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम बात करेंगे यूजेज को लेकर कि चार्ट के क्या उपयोग रहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। आपको अगर चार्ट्स पूछ ले कि क्या होते हैं तो वो भी आपको कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इसमें लिखना है, अगर आपको चार्ट के यूजेस पूछे तो आपको लिखना है चार्ट्स आर द हिंदी टीचिंग एड्स। ये हिंदी के टीचिंग एड्स होते हैं। द टीचर कैन प्रॉपर द चार्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्रिलिंग मटेरियल, ETC, है ना।
टीचर जब चार्ट के माध्यम से पढ़ाता है तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर उसकी होती है, आसानी से पढ़ा पाता है, सारा कुछ मटेरियल जो होता है ड्रिलिंग मटेरियल वो आसानी से प्रेजेंट कर पाता है स्टूडेंट्स के सामने, अगर वो स्ट्रक्चर वाइज सारा कुछ मामला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी राइटन ए ड्रॉन ऑन थिक कलर्ड पेपर, यानी कि मोटे कलर हुए पेपर के ऊपर वो ड्रॉ लिखे हुए होते हैं। एंड कैन बी हैंग्ड और डिस्प्लेड बाई यूजिंग एनी ऑफ द बोर्ड्स, यानी कि हैंग्ड यानी कि टंगे हुए रहते हैं, डिस्प्लेड बाय यूजिंग एनी ऑफ बोर्ड्स यानी कि बोर्ड्स पर जो टंगे हुए रहते हैं विशेष सूचना के साथ में। चार्ट्स में बी रिजोर्टेड यानी कि सहारा होते हैं टू अचीव द सेम पर्पज, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। चार्ट्स आर स्पेशली यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो हाल ही में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके बारे में बताने के लिए स्पेशली जो चार्ट्स होते हैं वो उपयोगी रहते हैं। आपके कोई भी हाल ही में इवेंट वगैरह होने हैं तो आप उनका चार्ट बना करके ब्लैक बोर्ड पर चिपका दोगे, नोटिस बोर्ड पर चिपका दोगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की पढ़ाई में चार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग डिफरेंट पर्पस। चार्ट्स जो होते हैं वो फॉलोइंग नीचे जो दिए हुए हैं इन पर्पज, इन उद्देश्यों के लिए काम आते हैं। तो पहला है आपका क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स यानी कि कालानुक्रमिक घटनाओं के लिए, टू क्लासिफाई टॉपिक्स, टॉपिक्स को बताने के लिए, एंड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड, शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए, वर्ड ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में संबंध बताने के लिए, सेंटेंसेस के बीच में और देयर स्ट्रक्चर एंड पैटर्न आदि के बारे में, और स्ट्रक्चर एंड देयर सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा प्रतिस्थापन के लिए। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ ग्रामर स्पेशली टेंसेस वर्ब्स आर डिस्क्राइबिंग बाय मींस ऑफ ए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का यहाँ पर होगा प्रवाह चार्ट। और इन टीचिंग ऑफ पोएम, पोएम की टीचिंग के लिए बाय राइटिंग द पोएम ऑन देम, लिख करके उन्हें पढ़ाया जाएगा तो वो आसानी से सीख पाएंगे। इन डेवलपिंग ए स्टोरी, स्टोरी को डेवलप करने के लिए। इन कंडक्टिंग प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, आपकी जो उच्चारण शक्ति है, उच्चारण की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज रहता है। टीचिंग पैराग्राफ कंपोजिशन यानी कि आपकी शिक्षण रचना को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह काम आता है। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट जो वर्ड होते हैं, कठिन जो शब्द होते हैं उनके अर्थ बताने के लिए भी यह चार्ट काम आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके इसके यूजेस लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन, जो कि दोस्तों हमने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। अगर आपको मेन एम पूछे तो आपको वो वाला लिखना है, और अगर आपको कंप्लीट पूछे कि व्हाट आर द एम्स तो यहाँ पर आपको ये लिखने हैं। फर्स्ट है टू एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, उनके आइडियाज, उनके विचार बताने के लिए, इन राइटिंग, लिखित में, इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे, एक क्रमबद्ध तरीके से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके आइडियाज को बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेकेंड है टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। दैट कुड बी फॉलोवर्ड रीडली बाय द इंटेंडेड रीडर, यानी कि इच्छित पाठक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर है द इनेबल द स्टूडेंट्स टू अरेंज देयर आइडियाज इन राइटिंग एट रीजनेबल स्पीड एंड विथ एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता के साथ में और रीजनेबल स्पीड में आपकी जो राइटिंग होती है उसको अरेंज करने के लिए, उसके आइडियाज को बताने के लिए ये यूजफुल रहता है। तो ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन यानी कि परिभाषित कीजिए ओरल यानी कि मौखिक एक्सप्रेशन, मौखिक एक्सप्रेशन को, और यहाँ पर आपको राइटन यानी कि लिखित एक्सप्रेशन को यहाँ पर बताना है, और उनके यूजेस कहाँ पर हैं वो भी आपको बताना है। तो पहला दोस्तों हम बात करेंगे ओरल यानी कि मौखिक एक्सप्रेशन को लेकर के। तो मौखिक एक्सप्रेशन इज ए प्रोडक्टिव स्किल, एक प्रोडक्टिव स्किल है, यानी कि मैं आपको बोल करके सुना रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, यानी कि आप प्रोडक्टिव स्किल ले रहे हो। मेरा प्रोडक्टिव स्किल बोलना हो गया यहाँ पर। तो पहली बात करते हैं ओरल यानी कि मौखिक एक्सप्रेशन की। तो मौखिक एक्सप्रेशन इज ए प्रोडक्टिव स्किल है, और इट एक्सप्रेसेस एटीट्यूडनल मीनिंग थ्रूआउट वेरिएशन इन पिच, हाई पिच रेंज एंड पॉज। अब बात कर लेते हैं यूज को लेकर के। तो ओरल एक्सप्रेशन यानी कि मौखिक एक्सप्रेशन आपका यूज्ड टू डेवलप स्पीकिंग स्किल, यानी कि आपकी बोलने की जो कौशल है उसको बढ़ाने का काम करता है। थ्रू ड्रिल्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टॉक, आपकी औपचारिक और अनौपचारिक जो बातें होती है उनमें काम आता है। नरेशन यानी कि वर्णन में काम आता है। रेशिएशन यानी कि आपके सस्वर पाठ में काम आता है, और रोल प्ले में काम आता है। ईटीसी आपको इस तरह से उदाहरण देकर के बता देना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राइटन एक्सप्रेशन इज आल्सो ए प्रोडक्टिव स्किल, यह भी एक प्रोडक्टिव स्किल है। इट रिवील्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन साउंड्स एंड सिंबल्स, यानी कि इसका समन्वय रहता है साउंड्स के साथ में और सिंबल्स के साथ में। अगर मैं आपको कुछ बोल करके बता रहा हूँ और आपका जो सिंबल्स है वो अगर आपको ठीक नहीं पता होंगे तो आप उनको नहीं लिख पाएंगे।
तो यही बात है। इट इज़ ए क्रिएटिव आर्ट, यह एक क्रिएटिव आर्ट है, वेयर द राइटर पेंट्स, जहाँ पर राइटर जो होता है, जो लेखक होता है, वो अपना पेंट करता है, लिखता है हीज ओवन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, यानी कि उसकी जो शब्दों की दुनिया है उसमें से शब्दों को लिखता है जो वह सुनता है। आगे देखिए इसके यूजेस आपको लिखने हैं कि राइट एन एक्सप्रेशन is used to enable the students to write creatively with a view in thinking and knitting ideas, यानी कि knitting ideas का मतलब होगा कि अपने विचारों को बुनने के लिए यहाँ पर आप ठीक तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप वहाँ पर एक्सप्रेशन कर पाओगे, अपने विचारों को लिख पाओगे राइट एन एक्सपेक्ट में। तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एप्रोप्रिएट प्रोसीड्यूर ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट इन ब्रीफ। आपको लिखना है संक्षेप में आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में कि वो किस प्रकार से उपयुक्त रहती है। तो इसमें आपको लिखना है लर्नर्स आर आस्क्ड, लर्नर्स जो सीखने वाले होते हैं वो पूछते हैं टू नरेट फोक टॉक्स, यानी कि लोक कथाएं सुनाने के लिए, दे हैव हियर्ड, उनकी कहीं पे सुनी हुई, या फिर और अदर स्टोरीज दे नो, जो अलग कहानियाँ वो जानते हैं, उनको सुनाने के लिए आस्क्ड पूछते हैं। द टीचर में गिव देम वर्डलेस पिक्चर बुक्स, यानी कि बिना अक्षरों वाली पिक्चर्स की सिर्फ पिक्चर्स उस बुक में होंगी, तो वो टीचर उन्हें देता है। और आस्क देम टू वर्क इन पेयर्स, यानी कि जोड़ने के लिए, एंड नरेट द स्टोरी, स्टोरी सुनाने के लिए टीचर उनको पूछते हैं। स्टूडेंट्स में नरेट द स्टोरी इन देयर मदर टंग, स्टूडेंट जो होते हैं उस कहानी को परिभाषित करते हैं, उस कहानी को सुनाते हैं उन मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विद द टीचर, टीचर के साथ में सप्लाइंग सम इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करते हैं। एट द लेटर स्टेज, थोड़ी बाद की अवस्था में, थोड़े दिनों बाद में, दे मे बी आस्क्ड टू रिटेल द स्टोरी इन इंग्लिश ग्रेजुअली, द चिल्ड्रन कैन बी मोटिवेटेड टू नरेट ए स्टोरी इन इंग्लिश। जो टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को आसानी से जब मदर टंग के साथ में इंग्लिश वर्ड सिखा देते हैं तो वो मोटिवेटेड रहते हैं स्टूडेंट्स की, आसानी से वो अपनी जो कहानी उनको पिक्चर्स वाली जो बुक दी गई है उसमें से जो कहानियां हैं वो उनको आसानी से इंग्लिश में बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आगे और लिखने हैं कि चिल्ड्रन कैन बी मोटिवेटेड टू नरेट ए स्टोरी इन इंग्लिश, और ग्रेजुअली द टीचर कैन बी मोटिवेटेड टू नरेट ए स्टोरी दैट दे हैव हियर्ड फ्रॉम समवन। चिल्ड्रंस अपनी जो स्टोरी है वो मोटिवेटेड हो जाते हैं कहानी सुनाने के लिए जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं से सुनी है, समवन किसी न किसी से सुनी है, उसको सुनाने के लिए। आगे आपको इसमें लिखना है दे मे आल्सो बी आस्क्ड टू इमेजिन ए सिचुएशन एंड देन टेल द स्टोरी। उनको एक इमेजिन करने के लिए, उनको कल्पना करने के लिए कहा जाता है और स्टोरी बताने के लिए कहा जाता है। फॉर दिस द टीचर नीड्स टू गिव क्यूज, थ्रॉट, पिक्चर्स, कीवर्ड्स और हिंट। टीचर के द्वारा उनको दिए जाते हैं, क्यूज दिए जाते हैं, हिंट दिए जाते हैं और पिक्चर्स भी बताई जाती है, जिससे वो एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं और उनको इंग्लिश में सुनाते हैं। इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। मैंने कोशिश करी है सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताने की, फिर भी दोस्तों कोई मीनिंग छूट जाती है, कोई मिस हो जाती है, तो आपको उसका गूगल से ट्रांसलेशन कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज राइटिंग, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स का आपको डिफाइन करना है कि लेखन क्या है। पहले हम दोस्तों इसकी परिभाषा पर बात करेंगे और फिर बाद में उसके एलिमेंट्स पर बात करेंगे। तो परिभाषा में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है कि राइटिंग इज वन ऑफ द 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स। जो भाषा की 4 जो स्किल, 4 कौशल होते हैं उनमें से एक है। 4 कौशल आपको पता ही है LSRW, जो कि हमने पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में पढ़ा था। LSRW पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने ये सब चीज़ें सीख ली होंगी। इट इज़ ए प्रोडक्टिव स्किल। आप कुछ भी जब लिख लेते हैं अपना कंटेंट तो वो फिर आपका प्रोडक्ट हो जाता है, आप उसे कहीं ना कहीं बाद में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इट रिक्वायर्ड्स यानी कि यहाँ प्राथमिकता देता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि संबंध में, बिटवीन साउंड्स और सिंबल्स में, ध्वनि में और उसके जो सिंबल्स हैं उनके बीच में यहाँ पर करता है। अगर मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ, आपको सिंबल्स नहीं पता है कि कैसे लिखना है, तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसके सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। अभी देखिए मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी के सभी सिंबल्स पता होने चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सटीक आप लिख पाओ। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स में आपको देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट है कलेक्शन। द लर्नर कलेक्ट फैक्ट्स, लर्नर जो है कलेक्ट करता है फैक्ट्स को, सिचुएशन को और ETC फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज यानी कि अलग अलग जगहों से। सेकेंड एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, द लर्नर ऑर्गेनाइज द अबव कलेक्टेड फैक्ट्स और पॉइंट्स को। थर्ड है डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, द लर्नर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स पॉइंट्स प्रॉपरली, ठीक तरीके से फैक्ट जो पॉइंट जो उन्होंने ढूंढे हैं अलग अलग सोर्सेज से उनको आसानी से ऑर्गेनाइज, आसानी से मैनेज उनको लिख सके। एडिटिंग
एडिटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप जब मेरे पिछले पिछले साल के या उससे पहले के जब आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ कमियाँ उनमें लगेगी, और अभी के जो वीडियोज़ देखेंगे वो आपको प्रॉपर्ली काफ़ी ठीक उनमें एडिटिंग लगेगी। तो ये भी एडिटिंग का भी काफ़ी अहम रोल रहता है। देन द लर्नर्स एडिट्स ऑल दीज थिंग्स। आगे देखिए, पाँचवां पॉइंट है रिवीजन एंड रीराइटिंग। रिवीजन करना, जो आपने लिखा है उसको ठीक तरीके से देखना, और रीराइटिंग अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको दोबारा से लिखना। छठा है सीक्वेंसिंग, यानी कि सीक्वेंसिंग जरूरी होती है, क्रमबद्धता जरूरी होती है। आप पहले, हमने यहाँ पर देखी इस बारे में, अगर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हमने राइटिंग की पहले परिभाषा देखी है और फिर उसके बाद में उसके एलिमेंट्स की बात की है। तो ऐसे सीक्वेंस, क्रमबद्धता सब में होनी चाहिए, तभी जो आपकी राइटिंग है वो अच्छा निखर करके सामने आएगी। आगे देखिए, सातवां पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉपर लिंकर्स, पंक्चुएशन मार्क्स। यानी कि देखिए, इसका थोड़ा सा हिंदी अर्थ मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर आप कोई हिंदी की लाइन लिख रहे हैं तो उसमें आप फुल स्टॉप लगाएंगे सेंटेंस कंप्लीट होते ही, और इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तब भी आपको फुल स्टॉप लगाना होता है, डॉट कॉमा लगाना होता है। अगर आपको उसी सेंटेंस में कोई दूसरी बात बतानी है तो फिर उसमें आपको कोमा लगा देंगे। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। और अब हम बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में, जिसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, जो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण कार्य में जो सहायक सामग्रियाँ होती है उनका क्या महत्व रहता है पढ़ाने में। तो पहला महत्व देखिए, टू मेक लेसन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। लेसन जो हम पढ़ा रहे होते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से वह ज़्यादा प्रभावी और इंटरेस्टेड वहाँ पर बन जाता है। सेकंड है, इट फिक्सेस द लर्निंग पॉइंट्स इन स्टूडेंट्स मेमोरी परमानेंट। जिस तरह से हम पूरी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपयोग करके पूरा प्रैक्टिकल करके अगर बच्चों को समझाएंगे तो वो उनकी मेमोरी में परमानेंट वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करके पूरी जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं उनके माध्यम से बोर्ड पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो फिर बच्चे जो है आसानी से उन अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है, इंक्रीजेज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा कि चिल्ड्रन, बच्चों की इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी, कल्पना शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के क्या फ़ायदे हैं वो आपको लिखना है। तो पहला फ़ायदा है नोवेल्टी हेल्दी चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। तो विद्यालय के जो क्रियाकलाप हैं, विद्यालय की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें नए नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अगर हम पूरी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपयोग में लाते हैं। अगला है क्रिएट सिचुएशन टीचिंग लर्निंग। जो प्रोसेस होती है वो एक मीनिंगफुल अर्थ यानी कि अर्थपूर्ण बन जाती है और इससे बेस्ट मोटिवेशन मिलता है। क्लियरिटी, यहाँ पर पारदर्शिता रहती है। जब भी हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो वहाँ पर कल्पना वाला मामला नहीं रहेगा, पूरा सटीक हमें जानकारी मिलेगी कि हाँ ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, सारा कुछ मामला क्लियरिटी में रहेगा। अगला देखिए, वेराइटी, यहाँ पर विविधता भी रहेगी, हम अलग अलग ऑप्शन देकर के बात कर पाएंगे। और छठा है टाइम एंड एनर्जी सेवर। अगर पूरे प्रैक्टिकल करके हम बच्चों को दिखाएंगे, सारे कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हमारे पास रहेंगी तो हम कम समय में सारा कुछ बातें जो है बच्चों के सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम फिर कल्पना में कहेंगे कि हाँ मान लो ऐसा हो गया, मान लो ऐसे हो गया, तो वो मामला नहीं रहेगा, वहाँ पूरा प्रैक्टिकल करके हम बच्चों को सिखा पाएंगे। रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है सुदृढ़ीकरण, यहाँ पर रहेगा। और आठवां है यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स। तो अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको ठीक बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूजफुल ये सारी जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हर्बर्टियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। की जो हर्बर्टियन स्टेप्स हैं उनको आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्रम वाइज आपको याद करने हैं, और हर्बर्टियन अगर आपको पूछता है तो ये 5 करना है, और अगर मॉडिफाइड पूछता है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। यहाँ पर रहेगा, हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम विद्यालय का, फिर टॉपिक का नाम डालते हैं, क्लास डालते हैं, टाइम डालते हैं, वो सब कुछ सारी चीज़ें हम डालते हैं। और फिर उसके बाद में सेकंड आता है प्रेजेंटेशन, हम लेसन प्लान का करते हैं। फिर जनरलाइजेशन यानी कि उसका सामान्यकरण करते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। फिर एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाता है, और फिर रिकेपिचुएशन यानी कि हमारा दोबारा से उसको रिकेप करते हैं, दोबारा से उसका सारी जो अर्थपूर्ण जो बातें हैं उनको वापस से यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, हर्बर्टियन स्टेप्स अगर आपको पूछता है तो ये 5 आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं मॉडिफाइड स्टेप्स की ओर। तो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिटन प्लान, तो लेखन जो प्लान होते हैं, लेसन प्लान्स वगैरह, तो उनकी मॉडिफाइड जो फॉर्म अगर आपको पूछता है तो फिर आपको ये वाली लिखनी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम एम्स यानी कि उद्देश्य लिखते हैं, और उद्देश्य भी इसमें 2 प्रकार के हैं, पहला है जनरल एम्स और दूसरा है स्पेसिफिक एम्स। तो जनरल एम्स में देखिए, जनरल एम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लाइक पोइट्री, ग्रामर और etc। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। और स्पेसिफिक जो एम्स होते हैं वो स्पेसिफिक एम्स आर राइटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के अनुसार स्पेसिफिक एम्स, यहाँ पर स्पेसिफिक जो उद्देश्य होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन का। तो इट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन
प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में ये जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा, जिससे हम कल्पना करके सारी कुछ बातें हैं उनको आपस में रिलेट कर पाएंगे। आगे देखिए, थर्ड पर आपको करना है प्रेजेंटेशन लेसन प्लान की। तो इसमें आपको लिखना है कि इट डेवलप्स द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी जो होती है सबको मिलाकर के ये प्रेजेंटेशन पूरी तैयार करते हैं। आगे देखिए रिकेपिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए रिकेप करते हैं, यानी कि कोल्ड इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन के तौर पर यहाँ पर पूरी जो बातें हैं सारा कुछ उसको दोबारा से शॉर्ट में सारे पॉइंट्स को रिकेप करते हैं। अगला है 5वां पॉइंट होम असाइनमेंट, यानी कि होम गृह का जो कार्यभार होता है लास्ट में हम लेसन प्लान को कंप्लीट करने के बाद में बच्चे को गृह कार्य देते हैं, ताकि वह जो हमने पाठ जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन कर पाएं, इसलिए हम यहाँ पर होम असाइनमेंट देते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। अगर आपको पूछे कि लास्ट पार्ट क्या है लेसन प्लान बनाने का मॉडिफाइड फॉर्म में, तो फिर आपको होम असाइनमेंट करना है। अगर आपको चौथा पार्ट पूछे, तीसरा पार्ट पूछे, तो सारे क्रम से आपको याद करने हैं इसके भी, और हर्बेटियन जो स्टेप्स हैं उनको भी, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य जो एड्स जो सामग्रियां होती हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ऑडियो एड्स की। ऑडियो यानी कि आप जानते ही हैं, ऑडियो में हम अगर आप MP3 की बात करें तो वो ऑडियो में आता है, तो टेप रिकॉर्डर आ गया, रेडियो आ गया, ETC आ गया। अगर आपको और भी जानकारी है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए सेकंड में विजुअल एड्स यानी कि दृश्य जो होता है, दृश्य में देखिए ब्लैक बोर्ड आ गया, चार्ट्स आ गए, मैप आ गए, ड्राइंग आ गई, मॉडल्स आ गए, पिक्चर्स आ गई, टेक्स्ट बुक वगैरह, तो ETC आ गए यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य जो दोनों हैं, तो वीडियो कैसेट प्लेयर, टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, ETC, आप मोबाइल का भी उदाहरण ले सकते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों हैं। तो ये सारी कुछ बातें आपको यहाँ पर ऐड करनी है, इनका आपको ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस गाइडलाइंस। सिलेबस की जो गाइडलाइंस होती है उनका क्या महत्व रहता है। तो इन राजस्थान एट प्रेजेंट इंग्लिश इज टॉक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमें इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। सिलेबस फॉर ईच क्लास इज बेस्ड ऑन द सजेशंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय NCERT एंड NCF के द्वारा, यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आदि के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है कि इट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो प्रोसेस सारी होती है सीखने सिखाने की, उसको यह एक ठीक प्रोसेस और पूरा पर्पज उद्देश्यपूर्ण यहाँ पर रहता है। सेकंड है टीचिंग सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा व्यवस्थित तरीके से टीचिंग यहाँ पर करवाई जाती है। तीसरे नंबर पर है इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ स्टडी, यह स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में मदद करता है। चौथा पॉइंट है प्रिपेयर ग्राउंड फॉर राइटिंग, तो राइटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करता है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, कल्पनाशील बच्चों को बनाता है। पांचवा पॉइंट है प्रेजेंटिंग सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड टॉपिक्स, यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो बच्चों के आगे भविष्य में काम आएंगे, उनको नॉलेज देंगे, तो वो सारी कुछ बातें उनमें ऐड करी हुई होती है। और एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी कि एकेडमिक जो उपलब्धताएं होती है कक्षावार, तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और उसी के आधार पर सिलेबस को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है इस तरह से आपको देना है और सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद में अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में, जो आपका इंग्लिश पार्ट बी का लास्ट यूनिट है और इंग्लिश का भी लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE के बारे में बात करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको जरूर से याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका दोस्तों फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CCE, यानी कि CCE की क्या विशेषताएं हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता आप देख पा रहे हैं, द पर्पज ऑफ CCE इज मेनली इम्प्रूवमेंट इज लर्निंग, सीखने में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। सेकंड है इट इज़ टू बी कैरिड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में टीचर के द्वारा जो टीचिंग करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है, उसकी चिंता करते हुए उसको ठीक तरीके से केयर करते हुए ठीक तरीके से पढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो नीड टू मेकिंग लेंदी अरेंजमेंट्स लाइक क्वेश्चन पेपर, सीटिंग अरेंजमेंट्स आदि। तो देखिए मंथली जो टेस्ट होता रहता है, वीकली जो टेस्ट होता रहता है, उसके लिए इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जिसमें देखिए आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखते होंगे काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पेपर बनाना पड़ता है, कॉपियाँ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, सीटिंग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अगर आप मंथली या वीकली टेस्ट लेते रहते हैं तो फिर आपको उतनी खास ज़रूरत उनकी नहीं पड़ती है। आगे देखिए चौथा पॉइंट है मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन की मल्टीपल टेक्निक्स, अलग अलग जो विधियां हैं वो यूज्ड की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती है, जिससे आपका जो मूल्यांकन है वो ठीक हो सके। आगे देखिए
इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर ए टीचर। टीचर जब है, कभी कभार क्या होता है कि टीचर डेली रूटीन पर भी क्वेश्चन पूछ कर बच्चों का मूल्यांकन करता रहता है। इस तरह से आपको कम शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अगर आप डेली टेस्ट लेते हैं या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं या वीकली टेस्ट अगर आप लेते हैं, तो आपको जिस तरह से अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं में सामग्रियों की आवश्यकता होती है उतनी नहीं पड़ती है। छठा पॉइंट है, इन दिस इवेल्यूएशन यानी कि इस मूल्यांकन में एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या सहित सारी बातें की जाती है। एविडेंस कलेक्टेड, सारे सबूत कलेक्ट किए जाते हैं बाय द टीचर। स्टूडेंट के सारे जो सबूत हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, उसका सीखने की स्पीड क्या है, क्या क्या वो सीख चुका है, अब उसे क्या सिखाना है, तो सारा कुछ जो एविडेंस है वो डेली एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या के स्वरूप में टीचर जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीसीई इन इंग्लिश। तो सीसीई की क्या महत्वता है इंग्लिश में। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, इट इनेबल्स द टीचर टू नो द स्टूडेंट हैव लर्नड। स्टूडेंट क्या सीख चुका है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही देखिए, व्हाट हैव बीन टॉक टू देम, कि उनको क्या सिखाया जाना है। सेकंड है, इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने क्या अचीव कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, कितना सीख लिया है, वो सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ सबका मूल्यांकन कर पाएंगे। इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन स्टूडेंट्स का सभी टीचर जो है वो कर पाएंगे अगर आप सीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द रेट एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की अगर हम डेली बेसिस पर अगर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो उनकी रेट और लेवल का हमें पता चलेगा कि कितना, कौन से स्टूडेंट किस लेवल पर है, कितना उसने सीख लिया है, कितना उसे सिखाया जाना है। तो सारे जो लेवल्स हैं उसकी रेटिंग पता रहेगी कि कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है, किसे कितना सिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता रहेंगी। आगे देखिए, चौथा पॉइंट है, इट इवेल्युएट्स द स्पेसिफिक एम्स, यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के काम में आता है। पांचवा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू डिसाइड द करिकुलम आल्सो, यानी कि पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में भी ये हेल्प करता है। छठा पॉइंट है, लोकेटिंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहाँ कौन से टॉपिक पर वीक हैं, कौन सा टॉपिक उन्हें अच्छा आता है, तो वो सारी कुछ जानकारी जो है वो टीचर लोकेट कर पाएगा अगर वो डेली बेसिस पर उनका मूल्यांकन करता रहता है। लगातार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगर चलता रहता है तो टीचर को पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स किस जगह पर वीक है, किस तरह से उसकी वीकनेस को कम करना है, तो सारी चीज़ें टीचर अप्लाई कर पाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीसीई, यानी कि सीसीई के क्या फायदे हैं। द पर्पज ऑफ सीसीई के उद्देश्य, टू इम्प्रूव लर्निंग, सीखने को बढ़ाना, बाय मेकिंग इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हुए इन सीसीई में, और द टीचर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस होती है उसको टीचर कंटिन्यू सतत व्यापक मूल्यांकन करते हुए पूरा मॉनिटर करता रहता है। और आगे देखिए, इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पीरियड में यहाँ पर टीचर के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाता रहा है और लर्निंग बच्चे को सिखाते रह रहे हैं। टीचर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत ध्यान टीचर बच्चे पर देता है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है, जितना बच्चा कमज़ोर होगा टीचर उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देगा। तो इस तरह से दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन जरूरी होता है, जिससे टीचर को पता चल पाए कि कौन सा स्टूडेंट कमज़ोर है, कौन सा होशियार है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस पर कम ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो कुछ सारी चीज़ें मैनेज रहती है। द चिल्ड्रन नीड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की तरह आप अर्धवार्षिक और वार्षिक जो एग्ज़ाम्स होती है उनकी तरह हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता रिजल्ट के लिए, क्योंकि टीचर अगर डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अगर टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, तो टीचर को एक्चुअली पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट होशियार है, कौन सा कमज़ोर है। तो वो कुछ सारी चीज़ों के लिए स्टूडेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा अपना लेवल चेक करने के लिए, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक टूल्स इन सीसीई। तो सीसीई जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसमें स्पेसिफिक टूल्स यानी कि विशिष्ट जो टूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में देखिए, पोर्टफोलियो एक चार्ट होता है बच्चे के ऊपर, पूरी केस स्टडी आप इसे कह सकते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स के सारे इसमें एविडेंस होते हैं कि कौन स्टूडेंट्स होशियार है, कौन कमज़ोर है, कमज़ोर किस किस जगह पर है, क्या कारण रहे हैं उसकी कमजोरी के, तो वो कुछ सारा कलेक्टेड यहाँ पर रहता है। वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच का सारा कुछ मैटर उसमें होता है। इट कुड बी डे टू डे वर्क, यहाँ डेली बेसिस पर तैयार की जाती है। इट प्रोवाइड्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचित रिकॉर्ड ये तैयार करता है।
सेकंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि वास्तविक रिकॉर्ड। तो एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के बिहेवियर को, उसमें एक व्यवहार को उसमें इंगित किया जाता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटीज़, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें उसको लिखा जाता है। सच रिकॉर्ड्स हेल्प द टीचर, टीचर की हेल्प करते हैं वो रिकॉर्ड टू नो, जानने में, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी को जानने में ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सहायता करते हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट आपको लिखना है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में देखिए ये चेकलिस्ट इंडिकेट यानी कि चेकलिस्ट दर्शाती है प्रेजेंस ऑफ ए स्किल टू सम एक्सटेंट, द स्टूडेंट शो क्रिएटिविटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। विद्यालय की क्रियाकलापों के दौरान जो बच्चों के द्वारा क्रिएटिविटी जो दिखाई जाती है तो उनको यहाँ पर इंगित किया जाता है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके बारे में इसमें लिखा जाता है, उनकी जानकारियाँ ऐड की जाती है जिससे हमें पता चले कि कौन कौन होशियार बच्चे यहाँ पर है। अगला पॉइंट है असाइनमेंट्स यानी कि कार्यभार जो दिया जाता है। तो असाइनमेंट्स इज गिवन बाय द टीचर टू हिज स्टूडेंट्स टू बी कंप्लीटेड विथ इन अलॉटेड टाइम पीरियड। तो एक फिक्स टाइम पीरियड में काम करने के लिए कुछ कार्य बच्चों को दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, जो वहाँ पर फिक्स टाइम में बच्चों के द्वारा करना होता है, उसे असाइनमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको यहाँ पर करना है ऑब्जर्वेशन। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स लॉट ऑफ लैंग्वेज वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में पार्टिसिपेट करने पर टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वेशन करता है और ये सारी जो जानकारी आपको लिखना है। अगला पॉइंट है छठा प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में देखिए आल्सो गिवन एन एनी टॉपिक टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, द प्रोजेक्ट्स कैन बी डन इन द क्लासरूम एट होम। तो यहाँ पर देखिए जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है, जो होमवर्क या फिर जो क्लास वर्क जो दिया जाता है बच्चों को टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, ताकि बच्चे उसका कंप्लीट रिवीजन दोबारा से कर सकें, तो उसका यहाँ पर बताया गया है प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। देखिए दोनों का अर्थ एक ही होता है बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में काम आता है। असेसमेंट रिक्वायर्स द गैदरिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान जो परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की उसको मेजर करने का काम करता है, उसके जो लर्निंग जो उन्होंने सीखा है, जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने देखी है, तो वो वहाँ पर उसमें मेजर पॉइंट किए जाते हैं। और इवेल्यूएशन में देखिए इवेल्यूएशन अक्वर्स व्हेन ए मार्क इज असाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए टास्क, टेस्ट, क्विज, लेसन, लर्निंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो टेस्ट और क्विज वगैरह होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद टीचर के द्वारा बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो इवैल्यूएशन में आता है, मूल्यांकन में। तो इस तरह से आपको इनके बीच में डिफरेंस लिख देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हियर आर द लैंग्वेज स्किल्स असेस्ड। तो लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं LSRW, उनको किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए LSRW का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके हर बार परीक्षा में आ ही जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा करके, तो आपको ध्यान से देखना है। आपके इंग्लिश में पार्ट ए की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में LSRW के बारे में डिटेल में हमने बात की है, तो आपको उन वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे असेसिंग लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो लिसनिंग का मूल्यांकन आप भी जानते हैं कि आप कुछ बोलेंगे और बच्चे कुछ सुन रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने ध्यान से सुन लिया है तब तो उनकी लिसनिंग ठीक है, अगर उन्होंने सुनने में कुछ गड़बड़ कर दिया है तो फिर उनकी लिसनिंग ठीक नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। द लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि सुनना जो समझना है। सेशन टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। तो लिसन सुना करके फॉर बेसिक इंटरपर्सनल इंस्ट्रूमेंटल एंड एकेडमिक पर्पज़ के लिए यहाँ पर बच्चों को सुना करके वहाँ पर टेस्ट किया जाता है उनकी लिसनिंग को। अगला है असेसिंग स्पीकली, यानी कि आप बोलने का टेस्ट किस प्रकार से करेंगे, बोलने का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस सेंटेंसेस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, यानी कि आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आप देखिए कै और ख में कितना फ़र्क आ जाता है। कै तो फिर आसानी से बोल पाते हो, और ख आप जब बोलते हो तो फिर आपको थोड़ा सा दबाव उसमें डालना पड़ता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब किस वर्ड पर दबाव डालना है, किस वर्ड को हल्के में बोलना है। अगर आपको वो सब चीज़ें पता है तो फिर आपका जो असेसिंग स्पीकिंग जो है वो टेस्ट यहाँ पर मूल्यांकन ठीक हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रीडिंग का आ जाता है, सेम यहीं पर पैटर्न। तो रीडिंग में देखिए आपको इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, खुद के पढ़ने की ये गुड सोर्स है। इट इंक्रीजेज द वर्ड पावर, ये शब्द पावर को बढ़ाता है। पढ़ते पढ़ते हम हर एक वर्ड का हमें पता चलेगा, स्ट्रक्चर उसका पैटर्न पता चलेगा, तो सारी जानकारी हमें पता चलेगी। जब हम काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, हम रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो हमारी जो सारी जो बाधाएं हैं हमारे वर्ड को पहचानने में, तो वो सब दूर हो जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है असेसिंग राइटिंग, यानी कि लिखावट को आप किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। तो राइटिंग एबिलिटी इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऐसे लेटर, मैसेज आदि, जब नोटिस आदि जब हम लिखवाएंगे तब हमें राइटिंग का पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है।
राइटिंग में कहाँ पर त्रुटियाँ रही हैं, तो वो सब चीज़ें दूर होंगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ऐसे मैसेज, नोटिस आदि हम लिखेंगे, तब हमारी वो दूर होंगी और उससे हम मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनका आंसर देना है। इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया है। पार्ट ए के 4 यूनिट और पार्ट बी के 5 यूनिट, टोटल 9 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी के महत्वपूर्ण बिंदु भी जान चुके हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है, तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आपकी पढ़ाई में वीडियो से थोड़ी भी मदद हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।